एक्सेल पे किसका है? अर्थिंग का लिखवाओगे ना? अर्थिंग और एमएमएस जो जो हो चुका है वो सारी चीज़ें बता दो ना, एक बार रिवाइज कर लेता हूँ लास्ट से, कौन कौन से लेआउट्स कंप्लीट हो गए। नहीं, अर्थिंग नहीं हुआ ना, अर्थिंग और एमएमएस बच रहा था। ठीक है, उसके ही करवा दूंगा। बस तो बीओक्यू वगैरह भी रहा था, लेकिन पहले आप ये दोनों करा दो, ये लोग ये करा दो, उसके बाद देख हाँ कंचन, लैपटॉप ठीक हो गया अब? कंचन आवाज आ रही है हाँ जी तुम्हारे? सर हो गया। हाँ जी सर हो गया, बट मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ थोड़ा, तो मैं फोन से ज्वाइन किया रही हूँ। ठीक है, कोई नहीं। सबसे पहले हमारा जो कवर हुआ था वो था हमारा मॉडल लेआउट। उसके बाद आता हमारा डीसी केबल कैलकुलेशन। इसी में हमारा इन्वर्टर जो भी चीज़ था वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। इन्वर्टर सिलेक्शन कितना है, ओवरलोडिंग कैसे चेक करना है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद था हमारा डीसी स्ट्रिंगिंग। उसके बाद था हमारा एसी केबल कैलकुलेशन। कुछ पूछना रिपीट करवाना टॉपिक तो बता देना शशिकांत। उसके बाद नहीं था सर, ये आप आगे वही करा दो, एसी अर्थिंग पे करा केबल, दो। एसी केबल केबल ट्रे साइज। अर्थिंग और इसका करा दो, क्या बोलते हैं इसको, एम उसके एम बाद था सिलेक्शन ऑफ एमएमएस और स्टैंडर्ड, और वो कैसे करते हैं, अर्थिंग एंड मैंने एलए। लिखा भी था इसमें। एंड उसके बाद था हमारा मॉडल फिनिश सिस्टम। उसके बाद था हमारा जी लेआउट ऑफ स्ट्रक्चर। नीचे के तीनों बच रहे हैं। बाकी स्केचअप पे जो हमारा 3D शैडो एनालिसिस था वो पार्ट सारा कवर हो गया था, तो अभी हमारे को ये तीनों कवर करना है। बीओक्यू भी लिख देना 9th में, मैं लिख दूंगा। BOM। जब हमारे सारे लेआउट्स प्रिपेयर हो जाएंगे तब हम जाके लास्ट में BOM बनाते हैं। BOM का एक फॉर्मेट होता है, उसमें हमारा मॉडल कितने लग रहे हैं, डीसी केबल कितने लग रही है, एसी केबल कितने लग रहे हैं, इन्वर्टर हमने कितने वाट पीक के कितने दिए हैं, और बाकी पैरोल लक्स पीओएस के आइटम्स एल ए अर्थिंग, ये सारे स्ट्रिप अर्थिंग स्ट्रिप अर्थिंग, ये फॉर्मेट है कंप्लीट। जितने भी हमारे आइटम्स यूज हो रहे हैं सोलर प्लांट में, उनकी सारी क्वांटिटीज फ्रीज करनी होती है कि इस प्लांट पे अपने को कितना मटेरियल भेजना है, सप्लाई करना है। तो उसी को हम BOM या BOQ जो भी है, BOQ में आपका पूरा एक छोटी से छोटी चीज़ जो होता है नट बोल्ट होता है उसकी भी काउंटिंग जाती है, तो हमारा BOQ बन जाता है। वो हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट में भी जाता है, और हमारा सिविल का पार्ट होता है ना स्ट्रक्चर का, उसका अलग BOQ होता है। और जो हमारा इलेक्ट्रिकल का पार्ट होता है, जो भी हमने अभी डिजाइनिंग करी है, इसमें हमारा एक सारा एक एग्जैक्ट क्वांटिटी निकल के आया है। एग्जैक्ट क्वांटिटी इन द सेंस कि आपने जब मॉड्यूल लेआउट बनाया था तो उसमें आपको पता चल गया था कि हमारी डीसी कैपेसिटी कितनी है और कितने हमारे पैनल लग रहे हैं, तो उससे हमारा क्या होगा कि हमारे मॉडल की क्वांटिटी फ्रीज होगी। उसके बाद हमने सेकंड किया था डीसी केबल कैलकुलेशन। तो डीसी केबल कैलकुलेशन हमारा क्या फ्रीज होता है, कितना स्क्वायर की हमारी केबल जा रही है, 4 की या 6 की। तो डीसी केबल में हमारी केबल यूज होती है, एक तो 4 की जाएगी। अगर 4 में हमारा वोल्टेज ड्रॉप 2% से ऊपर है तो हम क्या करते हैं 6 की लेते हैं। अगर 6 में भी हमारा 2% से ऊपर वोल्टेज ड्रॉप है तो हम फिर क्या करेंगे शशिकांत, फिर क्या करेंगे? अगर 6 की स्क्वायर की केबल भी ले रहे हो तो उसमें भी अगर हमारा वोल्टेज ड्रॉप 2% से अब जा रहा है, फिर शशिकांत आवाज आ रही है? कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ सर, हाँ बोल। कह रहा हूँ अगर हमारा 4 का मतलब वोल्टेज ड्रॉप डीसी केबल सिलेक्शन में, अगर हम 4 स्क्वायर एम्पीयर केबल लेते हैं डीसी केबल, उसमें हमारा 2% का वोल्टेज ड्रॉप जाता है, तो हम क्या करते हैं 6 के ले लेते हैं, 6 केबल यूज हाँ, करते 6 को ले हैं। लेते। और 6 में भी अगर हमारा 2% से ऊपर वोल्टेज ड्रॉप जा रहा है तो फिर हम उस कंडीशन में क्या करेंगे उस केस में?
या तो नंबर ऑफ रन्स वो ले लेंगे या फिर 10 mm स्क्वायर की भी केबल आती है वैसे। नंबर ऑफ रन डीसी केबल में 2 रन देखे हो कभी ले जाते हुए? अच्छा हाँ, रन तो सेम ही रहेंगे। अरे वो कर देंगे ना फिर, ग्रुपिंग वगैरह इनके कम कर देंगे, या ग्रुपिंग अरे इफेक्ट। इन्वर्टर को चेंज करेंगे, इन्वर्टर की लोकेशन चेंज करेंगे, नियर बाय करेंगे मॉड्यूल के, हाँ, ताकि हमारा लेंथ डीसी लेंथ केबल कम हो जाए, लेंथ लेंथ कम हो इससे कम जाए। आए, लेंथ पे डिपेंड डीसी करता है। केबल में ना रन बढ़ता है ना हमारा साइज बढ़ता है। 4 और 6 की केबल हमारी यूज होती है। अगर स्ट्रिंगिंग करनी है तो 4 और 6 के अलावा कोई और सी तीसरी केबल हम यूज नहीं करते। अगर 6 में वोल्टेज ड्रॉप 2% से अबव है, उस केस में क्या करते हैं, इन्वर्टर की लोकेशन चेंज करते हैं, नियर बाय लेके आते हैं अंडर द 2% वोल्टेज। ठीक है, ये क्लियर हुआ। उसके बाद हमने इससे जो भी हमने निकाला स्ट्रिंगिंग करके क्या कर दिया, स्ट्रिंगिंग करके हमने एक एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल ली अपनी, कि हमारे को कितनी डीसी केबल की रिक्वायरमेंट है उस प्लांट पे। अगर 10 किलोवाट का है तो कितनी है, 1 मेगावाट का है तो कितनी है। उससे हमारा क्या निकल जाता है, डीसी केबल की लेंथ निकाल के स्ट्रिंगिंग करके पूरा इन्वर्टर तक एक लाइन खींच के, यानी डीसी केबल रन करवा के, उससे हमने डीसी केबल की क्वांटिटी फ्रीज कर ली। इससे हमारा इस लेआउट से हमारा डीसी केबल फ्रीज हो गया। उसके बाद हमारा होता है एसी केबल। 10 किलोवाट के इन्वर्टर में हमारा कौन सा साइज का केबल जाएगा, 20 किलोवाट में कौन सा जाएगा, 50 किलोवाट के इन्वर्टर में कौन सा जाएगा। तो हमने क्या किया, केबल का साइज फाइंड आउट किया। 10 किलोवाट के इन्वर्टर में क्या साइज का लोगे, अगर हमारा एक रैंडमली बिना कैलकुलेशन के करे, तो इतना प्रोजेक्ट जो डिजाइन किया हो, 10 किलोवाट का अगर इन्वर्टर है तो हमें कितने साइज की केबल लेनी चाहिए? 10 किलो में कितनी होगी? अच्छा ये कितने देखना पड़ेगा सर, ऐसा है पता बिना नहीं है। कैलकुलेशन का अगर काउंट करो तो वो तो देखनी पड़ेगी ना शीट उसके करंट वाली, 10 का आउटपुट करंट निकालना कितना होता है? केबल वाली। 10 किलोवाट का इन्वर्टर का आउटपुट करंट कितना होगा? आउटपुट करंट निकालने के फिर वो डीरेटिंग वगैरह कुछ नहीं देखनी है। मैं बिना कैलकुलेशन में पूछ रहा हूँ। जब प्लांट डिजाइन करते हो तो जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को सामने सारी चीजें बताओ। आप मीटिंग में बैठे हो, क्लाइंट पूछे में 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, तो आप उसमें कैलकुलेशन करने बैठोगे या सिर्फ केबल का साइज बताओगे? बस आउटपुट आउटपुट नहीं। करंट कितना निकालोगे, ये बताओ कैसे निकालोगे? मेरे पास 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, उसका आउटपुट करंट निकालो। 3 फेज का इन्वर्टर है मेरा, मेरे को अपने घर में प्रोजेक्ट लगाना है। ठीक है, मैं क्लाइंट को समझो, और आप मेरे पास मीटिंग के लिए आए हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मेरा 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, उसका साइज बताओ, केबल साइज। तो क्या क्या साइज का बताओगे? अगर इसमें डेटा शीट में मैक्सिमम आउटपुट करंट दे रखा है 16.5, 10 किलो वाट का संग्रो का देखा हूँ। कोई नहीं, सनग्रो देखो, ग्रोवर्ट देखो, कोई सा भी देखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आउटपुट करंट बताओ ना। 16.5 डाटा शीट में नहीं देखना ना मुझे। फॉर्मूला मैंने बताया था, वो फॉर्मूला याद है या खत्म, माइंड से गया? अच्छा वो वाले से ना, जो तो वही दस फॉर्मूला हजार से डिवाइडेड बाई रूट 3। डाटा शीट में भी वही और फॉर्मूला यूज होता है। कोई अलग से फॉर्मूला थोड़ा होता है कि इन्वर्टर वाला कोई अलग हाँ, फॉर्मूला लेता है, हम कोई तो और फॉर्मूला। वो डाटा शीट वाला जो आउटपुट करंट, नहीं नहीं, डाटा शीट पे जो आउटपुट करंट दे रखा है वो इसी फॉर्मूले से निकला हुआ ना। इसी फॉर्मूले से निकला है। वोल्टेज का वेरिएशन होता है, हम 400 पे लेते हैं और 415 पे लेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जहाँ 16 होगा या 415 8 मिलेगा होगा। ना। किसी किसी कोई हम्म, कोई हम्म, सनग्रो 400 लेता है, कोई 415 लेता है, कोई 420 लेता है, 440 लेता है, उस हिसाब से लेते हैं। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने को 400 के साथ ही कैलकुलेट करना है। वोल्टेज जितना कम रहेगा उतना हमारा क्या रहेगा, करंट ज़्यादा रहेगा, और जितना करंट हमारा ज़्यादा रहेगा उतना हमारा वोल्टेज कम रहेगा। और जहाँ हमारा वोल्टेज बढ़ गया वहाँ पे हमारा करंट क्या होगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। जितने भी हमारे 11 केवी की 33 केवी की लाइन जाती है, उसमें हमारा करंट क्या होता है, कितना होता है करंट? 11 केवी की लाइन जा रही है, 11,000 वोल्ट की 14, लाइन। 14.5 एम्पेयर आ रहा है इसमें, उससे फॉर्मूले से अपने वाले थे जो हम निकालते हैं ना, पी तो वही अपन रूट चौदह थ्री पॉइंट भी। पाँच है ना, तो यानी 14 और 15 16, तो आप जो भी लोगे तो एक दो करंट एम्पेयर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अच्छा फॉर्मूला इसमें हमारा वही पावर था। फैक्टर भी लेते हैं ना, cos 5 लेंगे। cos 5 छोड़ो, 0.8 लेते हैं, 0.9 लेते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को मेन फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्लाइंट आपसे थोड़ा ना पूछेगा मेरे को एग्जैक्टली बताओ कितना आएगा, आप सीधा बोलो 14 आ जाएगा, तो सेटिस्फाई रहेगा कि हाँ आपको पता है इसके सारी चीज़ें बारे में। इंटरव्यू देने जा रहे हो तो अभी ये अरे चीज़ सर पता है। आप अर्थिंग करा दो, लग रहा हूँ सीधा स्टार्टिंग से। अरे अर्थिंग तो करा दो, पुराने टॉपिक तो एक बार रिविजिट करवा दो ना, सारी चीज़ें अपने अरे को वो तो क्लियर हो हो जाए। जाएंगे।
ये वो वैसे भी अर्थिंग एक दिन में नहीं मतलब होगा ना, करते हैं उसको वो हो ही पार्ट जाता वन है साथ पार्ट टू साथ में पार्ट थ्री डिपेंड। एक पार्ट में बताना पड़ेगा। एक पार्ट में अर्थिंग कवर नहीं होगा, उसका फॉर्मूला थोड़ा वैसे है। वैसे फॉर्मूला नहीं, करंट निकाल लिया, वोल्टेज निकाल लिया, उसमें हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है, सॉइल की रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, इलेक्ट्रोड की लेंथ होती है, स्ट्रिप की लेंथ होती है। 2 या 3 पार्ट में कवर करवाना पड़ेगा, एक पार्ट में नहीं क्लास कवर होगा। आपने इसमें फुल लोड करंट जो बताया था, इसमें कॉस पाई की वैल्यू नहीं, मतलब कॉस पाई नहीं बताया था इसमें। इसमें मेरे पास वो पड़ा हुआ है इसी के कैलकुलेशन। अरे मतलब जो इन्वर्टर का ये लेते हैं ना, फुल लोड करंट लेते हैं जो हम, कॉस फाई क्या पी होता पावर है? अपॉन में पावर रूट फैक्टर थ्री होता है। वी पावर हमने फैक्टर खाली का लिया मतलब था। क्या है? चलो मैं समझ गया। कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर पावर क्या फैक्टर मतलब वो है? होता है ना रेजिस्टेंस और, मतलब रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में कितना फेस लैग करता है ना, कितना डिफरेंस होता है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, कुछ ऐसा होता है। 24/7 मतलब हमारा केबल 24/7 करंट उसी केबल से फ्लो होगी, तो उस केस में हमारा पावर फैक्टर क्या रहेगा? 24/7 उस केबल से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो उस केस में हम केबल जो पावर फैक्टर लेंगे क्या लेंगे? वन होगा। क्या होता है करंट हमारा उस केस में कितना फ्लो हो रहा है? रात के टाइम में हमारा करंट उस केबल से फ्लो होगा जो इन्वर्टर से हम लेके जा रहे हैं आगे तक, वही, तो उस केस में हम पावर फैक्टर क्या लेंगे? उस केस में पावर फैक्टर कितना होगा, वन हम होगा एग्जाम्पल जीरो लेके होगा, चलते हैं कि पता नहीं है 80% इसमें। हमारा पावर फैक्टर 0.8 है, 80% है कि दिन के टाइम में हमारा जो हो रहा है। अच्छा पावर फैक्टर वैसे है कि डेफिनेशन क्या है इसकी? करंट जो हमारा कंटिन्यूसली करंट रूट से कितना टाइम तक फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है तो पावर फैक्टर आपका 1 रहेगा। अगर कंटिन्यूसली नहीं हो रहा, कुछ ब्रेक टाइम हो रहा, हाफ टाइम हो रहा, 50 हो रहा है, तो एक तरह से रिएक्टेंस जो बता रहे थे हमारा, एक होता है एक्टिव पावर, एक होता है हमारा रिएक्टिव पावर। हम्म। एक्टिव और रिएक्टिव में क्या फ़र्क है? एक्टिव तो वही है जब करंट फ्लो करेगा, इसकी वजह से भी पावर होगी, वो एक्टिव होगी। इंडक्टेंस जो आता है कॉइल में, उसी से रिलेटेड होता है ना रिएक्टेंस। इसको आज लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले बाकी फ्लो जो बन रहा है उस फ्लो के साथ हम करते हैं। एसी केबल निकाल लिया था कैलकुलेशन करके, हमारा वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए? 2% से कम होना चाहिए। उसके बाद एसी केबल ट्रे का साइज निकालना, देख रहे थे जितने हमारे केबल्स जा रही हैं और जो हमारा साइड साइड से अपने को गैप लेना। जैसे अगर हमारा 47, अगर हमारा एग्जांपल कि हमारा जो केबल सिलेक्शन किया उसका हमारा जो डाया है 47 mm है और हमारे कितने रन जा रहे हैं? 3 रन। तो इस केस में हमारा केबल ट्रे सिलेक्शन का क्या साइज करोगे? केबल ट्रे का क्या साइज करोगे? क्या क्या? जो हमने केबल सेलेक्ट करी है 47 डाया है उसका, ऑल ओवर द डाया, हाँ हाँ और हाँ। उसका 3 रन है। हम्म। केबल ट्रे का साइज बताओ, एसी केबल ट्रे का साइज क्या सेलेक्ट करोगे? तीन रन आया और 3 रन जा रहे हैं, तो कैसे लेना, क्लोज में लेना वैसे लेना है डी, मतलब इनके बीच में कितना इतना डिस्टेंस लेके करना, डी बाई टू लेके करना है। दोनों केस ही बता दो, दोनों केस में बताओ ना। हाँ हाँ, मैं इसे देख कैलकुलेट कर रहा हूँ ना। जैसे अगर लेफ्ट साइड में डी बाई टू निकाल लिया हमने, तो डिवाइड 2 करोगे तो डाया कितना अपना 47, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ गया इसका? एक केबल से दूसरी तेईस केबल। पॉइंट पाँच 23.5 आता है। तो 20-20 एम का गैप लेके चलना बेटर रहेगा या 10-10 एम का, मतलब टच टू टच केबल लेके लेके जाओगे तो ज़्यादा बेटर है? इसमें आपकी कॉस्ट गैप ऑफ, लेके, गैप इसमें लेके सही रहता है ना। इसमें आपकी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किस में होगी? है, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किस कौन से? कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन तो क्लोज में ही होगी, तो थोड़ा कंपनी ट्रे का आप साइज कम होगा ना। किसी कंपनी में जाते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करना है। अच्छा क्लोज लेके चलने में क्या दिक्कत है इसको?
क्लोज लेके चलने में दिक्कत नहीं है। क्लोज लेके अगर एक तो ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा है, मतलब आपने 150 का इन्वर्टर है, आपने 125 का केबल ले लिया, 150 का इन्वर्टर है, आपने 120 का केबल ले लिया, 125 का नहीं आता, 120 का केबल ले लिया, तो उस केस में हमारा क्या होगा, केबल तो इसमें से करंट तो इस केबल से मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है केबल गर्म हो जाती है। अंडर रेटिंग हमने सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि हमारा 150 में हमारा जो केबल पास होगा 185 का होगा, 150 हमारा 150 का भी नहीं होगा, क्योंकि केबल नहीं जो नहीं, तो करंट से तो ज्यादा ही लेंगे हम वही केवल। मैं बता रहा हूँ ना, ठीक हो ज़्यादा लेते हैं वो समझ गया मैं। हम्म, 150 का इन्वर्टर है, 120 का केबल डाल दिया, मेरे पास ज़्यादा डिस्टेंस था, 20-30 मीटर था, इसलिए मेरा करंट वोल्टेज ड्रॉप 2% से नीचे आ गया। हम्म, उस केस में क्या होता है, केबल हमने क्या ले लिया, अंडर रेटिंग सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि इसके लिए जो फिजिबल था वो 150 का केबल हमारा फिजिबल था, क्योंकि हमारा डिस्टेंस 10 मीटर के ट्रिपलेशन था, इसलिए। लेकिन इसमें भी हमारा क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अंडर 2% है। सर आवाज आ रही है, फिर पीछे से पंखा चल रहा है, कुछ चल रहा है। इसमें भी जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप है ना, वो 2% से नीचे है, इस केस में भी और इस केस में भी हमारा 2% से नीचे है। हम्म, लेकिन दोनों में फर्क क्या आ रहा है, नहीं तो 150 करंट है, 120 का हमने ले लिया। आप ये क्या? 150 किलोवाट का इन्वर्टर है, अच्छा 120 की किलोवाट केबल का। हमने सेलेक्ट कर ली है, दोनों में हमारा वोल्टेज ड्रॉप 2% से नीचे आ रहा है, तो कौन से हम्म, केबल सेलेक्ट करोगे। ये 30 और 20 क्या है? ये 20-20 मीटर मान लो, 10-10 मीटर मान लो, लेंथ है, लेंथ लेंथ अच्छा ये वो वाला ट्रे के अंदर जो डिस्टेंस है उनके बीच में। केबल लेंथ है भाई, पूरी केबल अच्छा लेंथ है। केबल लेंथ, केबल लेंथ। कौन तो से केबल जिसमें लेंथ सेलेक्ट ज्यादा, करोगे। लेंथ दोनों में सेम है ना? दोनों में सेम है, दोनों में 2% से नीचे वोल्टेज ड्रॉप है। सर 120 का लेके चलेंगे, क्योंकि उसका जो मतलब करंट है ना, आई मीन कि उसका जो वो बर्निंग वाला पावर होगी वो कम रहेगी स्पेसिंग की वजह से। अगर 120 का लोगे तो उस केस में ये होता है, केबल अगर हमारा उस केबल 120 से भी हमारी केबल पास है, लेकिन 150 के पास है, लेकिन 120 की केबल है वो गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी, अच्छा। और ये आपकी हीट नहीं होगी, क्योंकि इसमें हमारा जो करंट है, वोल्टेज ड्रॉप तो ओके है दोनों तरफ से, बट इसमें हमारा केबल 120 का हीट मतलब गर्म होने लगेगी। अगर हम एक दोनों, जैसे 120 की 3 रन लेके जा रहे हैं, अगर एक दूसरे से केबल सारी टच में है, तो क्या होगा, हीट ट्रांसफर हो जाएगा, एक दूसरे से हीट ट्रांसफर हो गया, यानी आपका शॉर्ट सर्किट होने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि केबल गर्म हो गई, केबल ज़्यादा ही हाई मतलब ज़्यादा ही हीट हो जाएगा, उसका टेम्परेचर ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ऊपर की लेयर क्या होती है, मेल्ट होने लगेगी, जो उसकी प्रोटेक्टिंग लेयर है मेल्ट होने लगती है, हम्म, उससे हमारा फायर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, शॉर्ट सर्किट की। इसलिए 120 की केबल लोगे तो उसमें हमारे को क्या रहता है, गैप रखना पड़ेगा अराउंड 10 mm से 15 mm, 20 mm। कोई वहाँ पे साइड पे चेक करने नहीं आएगा कि आपको D/2 रखना है या D/3 रखना है, आपने 10 mm भी गैप दे दिया तो भी वो सेटिस्फाई है, यानी आपका जो भी ग्रुपिंग फैक्टर आपने फैक्टर लिया है वो एक तरह से उस हम्म, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। D/2 तो आपका जो भी है एज पर डाटा शीट है, बट आपको एक केबल से दूसरे केबल के बीच में आपको 10 mm का गैप दे के चलना है, D/2 का कोई फॉर्मूला मतलब वो एज पर डाटा शीट और IS कोड के अकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें हम्म, सेटिस्फाई है, बट अपने को केबल कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन से पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है कि जो हमारा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन है, यानी मान लो कि इसमें हमने 150 की केबल लेके जा रहे हैं, तो हमारा इसमें 150 केबल की वजह से 200/50 की केबल ट्रे हम यूज़ कर रहे हैं, और इसमें हम यूज़ कर रहे हैं 100/50 की, इसकी कॉस्ट अलग होगी, इस वाली 200/50 की कॉस्ट अलग होगी, इसकी कॉस्ट कुछ ना कुछ अलग होगी, इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। तो हम जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारी अगर 120 की केबल लेके जा रहे हैं और 10-10 mm का गैप रख रहे हैं, तो हमारा कितना केबल ट्रे के साइज में काम चल जाएगा। अगर हमारा 47 का डाया है, 47 प्लस में 10, एक बीच में गैप हो गया, प्लस में फिर दोबारा 47, फिर प्लस में 10, फिर दोबारा 47, प्लस में 20, 20 क्यों किया मैंने, दोनों साइड अपने को 10-10 mm गैप देना है ना, केबल ट्रे से बिल्कुल टच करके नहीं लगा देना, केबल ट्रे से हमने 10 mm का गैप दिया यहाँ पे, तब हमने एक रन डाल दिया, फिर दोबारा 10 mm का गैप दिया, फिर एक रन डाल दिया, 10 का आगे के एक रन डाल के यहाँ पे दोबारा हमने 10 का दे दिया। तो अब हमारा केबल ट्रे का साइज क्या निकल के आ रहा है, केबल ट्रे का साइज क्या निकल के आ रहा है इस केस में,
10-10 एम के गैप लेके चल रहे हैं तो हाँ वो आएगा 2 मिनट लगेंगे। 181 आ रहा है, 181 बाय 47 का डाया, तो हम क्या लेंगे, उसकी विड्थ ले लेंगे 50। 200 बाय 50 की हमारी केबल ट्रे हम इसके इस वाले केस में हम यूज करेंगे। समझ आया क्या कर रहा हूँ मैं? शशिकांत आवाज आ रही है? कंचन आवाज आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ सर, आ गया समझ। हाँ जी सर, आ रही है आपकी बात। तो जो भी हमारा केबल का डाया होता है, और एक केबल से दूसरे केबल के बीच में हम एज पर टच भी लगा सकते हैं, मतलब एक दूसरे से केबल टच भी है, कोई इशू नहीं है। पर हम उसमें केबल अंडर रेटिंग सेलेक्ट कर रहे हैं, तो अपने को 10-10 एम का मतलब क्या करना है, गैप दे के चलना है, ताकि जो हीट हो, केबल गर्म हो, तो वो हीट एक दूसरे केबल में ट्रांसफर ना होके वो एक तरह से मतलब बॉडी में जो केबल ट्रे हम यूज कर रहे हैं एफआरपी की या जीआई की, उस पूरी बॉडी में ट्रांसफर होगा। अगर केबल टच हो रही है तो उससे हमारे क्या होता है, टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, जिससे कि हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ जाती है। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा क्या होगा, करंट कम अपोज फ्लो करेगा। करेगा, करंट को अपोज करेगा रेजिस्टेंस। तो ड्रिफ्ट हमारा वो वो होएगी ना लॉसेस बढ़ ड्रिफ्ट। जाता है, हीट लॉस बढ़ जाता है। हीट लॉस तो पढ़ा होगा ना कॉन्सेप्ट, हीट लॉस थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा होगा। थर्मोडायनेमिक्स का एक चैप्टर होता है जो एनसीईआरटी होती है 11th-12th की, तो उसमें हीट लॉस, हीट ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें उसमें बताते हैं। तो यही हमारा केबल सर्किट में ऐसी यही फंडा नहीं हमारा वो यूज़ तो होता है। ठीक है। मैं कह रहा हूँ जैसे 120 वाली भी हम लेंगे तो डिलीटिंग फैक्टर वगैरह लगा के अगर वो उससे ऊपर जा रहा है करंट से, मान लो 150 वाले का करंट है जो भी 100 डीरेटिंग एम्पियर। फैक्टर लेके जा रहे हो आपका 2% से नीचे होना चाहिए, 2% से ऊपर नहीं होना चाहिए। नहीं 2% तो आ गया और डिलीटिंग फैक्टर लगा के करंट भी ज्यादा जा रहा है उसका, मतलब जैसे करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा जा रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ नहीं, वो फ्लो करके क्या बोलते हैं, टच करके तो वैसे भी नहीं ले जाना, टच करके तो बहुत कम पिच में ले टच जाना। करके ले आने का इश्यू नहीं है, आपको 10-10 एम का गैप दे के चलना है, उस हिसाब से आप केबल ट्रे सेलेक्ट करना। पर साइट पे जो आप डिजाइन करके भेजते हो, साइट पे उस हिसाब से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, वो तो साइट वाले के ऊपर है ना, आपके हाथ में थोड़े ना है। वो तो है। साइट पे क्या बंदे काम कर रहे हैं, आपने डिजाइन करके भेज दिया, कैलकुलेशन सेलेक्ट करके भेज दी। और साइट पे जो हमारी आईएनसी टीम है, इंस्टॉलेशन जो टीम कर रही है, कैसे कर रही है नहीं कर रही, वो तो उनके ऊपर है, वो तो जैसे मर्जी वैसा लगा देते हैं। किसी भी साइट पे जाना तो उस पर देखना हम्म, केबल ट्रे का क्या रूटिंग होता है, एक के ऊपर एक केबल बिछी होती है। ये अच्छा। हो गया हमारा केबल ट्रे, हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके थे। स्केचअप स्केचअप का पार्ट था तो मॉडलिंग वॉडलिंग करी रखी थी। शायद कंचन का तुम्हारा था लैपटॉप वैपटॉप का कुछ इशू था तो कुछ किया है नहीं किया वो मुझे आइडिया नहीं है उसके बारे में। अगर नहीं किया तो उसका कुछ वीडियो तो मिल ही जाएंगी, उसको हाँ प्रैक्टिस सर। कर लेना। अदरवाइज अभी यूएस में कंफर्टेबल हो या चेंज करने का प्लान है कुछ ऐसा? नहीं नहीं सर, चेंज करना है, बट मैंने अभी रिसेंटली चेंज की है, इसलिए थोड़ा सा मतलब हो मतलब गया था यूएस चेंज। में ही हो या इंडियन में? नहीं सर, यूएस में ही हूँ मैं। ओके ठीक है, कोई नहीं। तो आज हम कवर करते हैं अपना ये बीओएम का पार्ट, लास्ट में कवर होगा। क्लीनिंग का तो हो ही जाएगा, क्लीनिंग में कुछ ज़्यादा इशू नहीं हो, लेआउट ही होता है आपका। जीए लेआउट और अर्थिंग का, अर्थिंग का आपको इसमें 3 पार्ट में आपको क्लासेस दूंगा, मतलब 3 पार्ट में आपको पूरा टॉपिक को कवर करूंगा। मैं अर्थिंग और एलए का बताता हूँ। एलए का हमारा बेसिकली ईएसए टाइप एलए होता है, और एक होता है हमारा स्पाइक। एक बार एक लेआउट ओपन करता हूँ ऑटोकैड। वो वाला क्या होता है 700 mm में था, कुछ ऐसा होता है उसका हाइट 700 मीटर। क्या? तो इसका रेडियस होता है ना कुछ डिफाइंड, इतना ही होगा जो होता है आराम से। हमारा 3 मीटर का और 5 मीटर का एलए हम यूज़ करते हैं बेसिकली। 3 मीटर का जो डाया होता है, मतलब उसका जो एरिया होता है, कवरेज एरिया, कि अपने को अगर 3 मीटर का ऐसे टाइप का एलए हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो डाया होता है वो 70 मीटर का होता है। एक कोई लेआउट ओपन करता हूँ फिर बताता हूँ। बीएम का फॉर्मेट होगा ना?
जैसे कोई एक प्रोजेक्ट है, तो अपने को अब इसमें ये हमारा मॉड्यूल एरिया टोटल हमने यहाँ पे इस इतने एरिया में हमने पैनल माउंट किया है। ये हमारा टोटल एरिया है, जितने एरिया में हमारा मॉडल इतना एरिया में फैला हुआ है एक तरह से। अब हम इसमें एल लगाना है। एल हम क्या करेंगे, अगर 3 मीटर का एल लेंगे तो उसका जो रेडियस होता है, रेडियस यानी अपने को एक सर्कल ड्रॉ करना है, उसका रेडियस अपने को रखना है 3 मीटर का। एल का कितना बताया था, 60 मीटर, 60 मीटर का आसपास होता है अपने को 60। तो ये हमारा हो गया 60 मीटर का रेडियस। अब हमारा इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे है, वो उसको हम इसको एक बार आइडेंटिफाई कर लेंगे, यानी हम एल इस पोजिशन में मार्क कर रहे हैं। अब हम इसको इस जगह पोजीशन करेंगे कि हमारे पास जहाँ पे एल का शेडो है वो शेडो भी ना पड़े हमारा पैनल के ऊपर, और हमारा ये पूरा प्लांट को कवर भी कर ले। तो हम इसको इस पॉइंट पर रखते हैं। यहाँ पे एल लगा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मेरे इस प्लांट में एल लगा है। तो हमारा जो सर्कल है, ये सर्कल हमारा पूरे प्लांट को कवर कर रहा है। यहाँ पे जहाँ तक हमारे पैनल फैले हुए हैं, मतलब पैनल का एरिया जहाँ तक है वो पूरे इस सर्कल में आ रहे हैं। यानी जो आपका ये एल है, ये ऐसे टाइप का 3 मीटर की हाइट वाला एल है, ये आपका इतने रेडियस में, जो ये आपका सर्कल है इतने रेडियस में आपको लाइटिंग से प्रोटेक्शन देगा। यानी जो 3 मीटर का कवरेज एरिया है 3 मीटर का एल का, वो आपका 60 मीटर के आसपास। में अगर कोई भी लाइटिंग होती है, यानी कोई भी बिजली गिरती है, तो वो आपको क्या करेगा, वो एल उसको पूरे एरिया को अरेस्ट करके, यानी लाइटिंग को अरेस्ट करके क्या कर देगा, सीधा ग्राउंड कर देगा, यानी अर्थिंग में पहुंचा देगा। जो हमारी एल होती है अर्थिंग से कनेक्ट होती है, वो एल जो भी लाइटिंग होता है उस सबको लाइटिंग को अरेस्ट करेगा, यानी जो भी बिजली है उनको अपने ऊपर अट्रैक्ट करके अपने ऊपर लेके वो सीधा क्या करेगा, उसको ग्राउंड कर देगा। क्योंकि हमारा एल किससे कनेक्टेड होता है, अर्थिंग पिट से कनेक्टेड होता है। तो इससे हमारा क्या होता है कि जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, जैसे पैनल हो गया, इन्वर्टर हो गया, जो भी बड़े, अगर कुछ बड़े प्लांट है तो ट्रांसफार्मर होता है, एसटी पैनल होता है, एसीडीवी, जो इतने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, तो हमारा क्या हो गया, वो सारा एक तरह से सेफ जोन में आ गया। यानी हमारे ये एल का सेफ जोन है। इन बिटवीन इसके अंदर कोई भी अगर इनसाइड था, कोई भी अगर लाइटिंग का प्रॉब्लम आता है, तो हमारा पूरा प्लांट सेफ है। इसलिए हम इसको इसकी कैटेगरी वाइज डिफाइंड कहते हैं कि हमारा 3 मीटर का एल होता है, उसका जो रेडियस होता है, कवरेज रेडियस, वो हमारा 60 मीटर होता है। और जो हम 5 मीटर का एल लेते हैं, उसका जो कवरेज एरिया होता है, यानी 107 मीटर का डाया। ये तो हमारा छोटा सा प्लांट है, तो इसलिए हमें इसमें 3 मीटर के एल में हमारा सफिशियंट है काम करने को। लेकिन अगर कोई बड़े प्लांट होते हैं तो उसमें हमारा मेगावाट लेवल पे, तो उसमें हम क्या करते हैं, 107 मीटर, अगर 5 मीटर का एल लेके जा रहे हैं तो हम 107 मीटर का एक रेडियस बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस 7 मीटर है। हम फिर उसको ऐसे जगह लगाएंगे कि जहाँ पे, ऐसी जगह प्लेस करेंगे जहाँ पे कि क्या क्या हो हमारा, अगर हम इसको इस पैनल के नियर बाय कर देंगे एल को, तो क्या होगा कि हमारा इसका शेडो पड़ेगा, क्योंकि इसका 3 मीटर 4 मीटर कुछ हाइट है। तो इसका इस वाले पैनल पे या इस वाले पैनल पे कुछ ना कुछ शेडो का इम्पैक्ट आएगा। इसलिए हम इसको ऐसे सेक्शन करते हैं कि जहाँ पे हमारा शेडो फ्री हो। या तो इसको नॉर्थ में करेंगे, यानी पीछे के साइड में करेंगे, तो भी हम कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसकी जो शेडो बनेगी इसके पीछे बनेगी। इसलिए हम इसको शेडो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करते हैं कि हमारी कैपेसिटी भी कम ना हो और हमारा एलए उस पूरे प्लांट को कवर कर दे। एक एलए में काम चल जाएगा, यानी एक एलए पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो एक एलए यूज करेंगे। अगर 2-3 एलए में हमारा अगर प्रोटेक्शन मिल रहा है, कि जैसे भी लगे, इसका रेडियस सिर्फ यहीं तक है, तो हमारे को एक एलए और लगाना पड़ेगा, तो जो कि पूरे प्लांट को हमारे को प्रोटेक्ट करेगा लाइटिंग अरेस्टर से। तो इस तरह से हम एलए का लेआउट बनाते हैं और एलए का फाइनल करते हैं कि हमारे कितने, इस प्लांट में कितने एलए लगने वाले हैं। 3 मीटर का जो शेडो बचाने के लिए शेडो इसकी कहाँ पे रखते हैं, नॉर्थ में? नॉर्थ साइड में लगाओगे तो उसकी शेडो पीछे नहीं ना। नॉर्थ साइड हमारा क्या हो गया, नॉर्थ साइड ये हो गया ना हमारा, साउथ ये हो गया, नॉर्थ हमारा ऊपर ऊपर का की पूरा। तरफ हो गया। तो यहाँ पे अगर हम एलए हाँ, लगाएंगे तो क्या होता है, इसका जो शेडो बनेगा इस पीछे वाले रीजन में बनेगा ना।
पीछे हमारा प्लांट पैनल ना प्लांट कुछ है नहीं ना, कोई दिक्कत ही नहीं है शेडो का। तो हम ज़्यादातर ट्राई करते हैं कि नॉर्थ में हो जाएगा। नॉर्थ में नहीं है, अगर आपके पास कोई जगह है ऐसी सफिशिएंट जहाँ आप आगे भी एलए लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो आपके एक्चुअली लेआउट पर डिपेंड करता है कि हमें एलए कौन कौन सी जगह देनी है। हमारे को इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के चलना है कि हमारे जैसे टीन मॉडल शेड होता है, टीन शेड में तो रिज पे देते हैं ना, रिज पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो किनारे किनारे पे देते हैं ना, किनारे के तरफ। हाँ हाँ, किनारे पे यही तो देते हैं नॉर्थ साइड में, क्यों हमारा पैनल के ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े एलए का शेडो का। माइंड थॉट यही है कि और डिजाइन जो रिज भी पे कर रहे हो आप एक तरह से वो सारी चीजें प्लानिंग करके चल रहे, कैपेसिटी लगे कि एक एलए की वजह से मेरे एक रो ना उठ जाए। एलए लगा रहे हो ऐसी जगह ना लगा दो कि हमारे 5-10 पैनल इकट्ठा डिलीट करने पड़ जाए। एलए ऐसी जगह लगाओ कि अगर एक दो पैनल पे डिलीट करना है तो एक दो पैनल के ऊपर ही इम्पैक्ट पड़े, पूरे रो पे या पूरे स्ट्रिंग पे या पूरे एक टेबल पे इम्पैक्ट ना पड़े। ये माइंड ऑफ थॉट लेके चलोगे तो आपका एलए का एक एग्जैक्ट पोजीशन निकल के आएगा। शेडो एनालिसिस का भी होता ही है ना, शेडो बना एनालिसिस के तो इसमें से। करोगे ही, बिना शेडो एनालिसिस कैसे कर लोगे? एलए का है तो आप उसका एक तरह तो से स्केचअप पे एक 5 मीटर का एक कुछ भी पोल खड़ा करो, उसका कहाँ कहाँ 12 बजे कितना शेडो आ रहा है, 8 बजे कितना शेडो आ रहा है, 4 बजे कितना शेडो आ रहा है, पूरा रीजन को मार्क करके वो इसमें इंपोर्ट कर लो उस फाइल को। तो इसकी आपका हाइट कितनी बता रहे सर, ये ई एस सी एल ए वाले की, ई तीन एस सी मीटर और वाले की 5 मीटर कितनी का थी? बेसिकली यूज करते हैं। 3 मीटर और 5 मीटर, ये 107 मीटर रेडियस वाला होता है ना, 5 मीटर हाइट। 107 मीटर का आपका 5 मीटर वाला होता है। 5 मीटर का एलए की जिसकी हाइट होती है वो आपका 107 मीटर रेडियस कवर करेगा। और एलए हमेशा यही यूज बिल्कुल हाइट पे लगाना होता है, टॉप पे। मान लो पैनल आपका यहाँ पे लगा, किसी छत पे लगा, और एलए आप ग्राउंड में लगाओगे तो क्या फायदा? क्योंकि लाइटिंग तो पहले किसको टच करेगी, मॉड्यूल को टच करेगी ना, तब तो जाके एलए में आएगी वो। एलए हमेशा टॉप पे होना चाहिए मॉड्यूल हमारा, मतलब जो भी हमारे इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करना है उस हाइट से ऊपर रखना है अपने को एलए को। एलए हमारा इस वाले छत पे लग जाएगा, हमारा ये ग्राउंड में है, तो हम लगा सकते हैं, क्योंकि एलए हमारा क्या, पहले लाइटिंग अगर होती है, बिजली गिरती है, तो हमारा क्या प्रोटेक्ट हो रहा है, पहले हमारा एलए हाइट पे है तो पहले उसी को अरेस्ट कर लेगा, एलए को हमारे ग्राउंड तक आने नहीं देगा। और मान लो हमारा पैनल लगा है छत, इन्वर्टर लगा है छत के ऊपर, हम एलए जमीन में लगा रहे हैं, तो हमारा प्लांट प्रोटेक्ट होगा एलए से? नहीं होगा। सेकंड क्या आंसर है? क्या? हम छत के ऊपर हमने पैनल एसीडीपी इन्वर्टर सब कुछ लगा दिया और एलए हमारे पास जगह नहीं है। एलए हाँ, हमने छत जमीन में लगा दिया, यानी ग्राउंड माउंटेड का कोई एरिया था नहीं उसमें। कोई फायदा नहीं होगा सर फिर। तो उस एलए का हाइट कुछ तो उसकी वो बेनिफिट है कवर तो क्या? आना चाहिए ना, कवर तो आना चाहिए ना उसका, मतलब कवर नहीं आना चाहिए, हाइट पे मेरा आना कहने चाहिए। का मतलब कि वो हाइट पे, यानी जो पहले बिजली है अगर गिरती है तो पहले क्या करेगी, वो डैमेज कर देगी पैनल को, फिर जाके एलए तक आएगी वो। हाँ हाँ, फायदा क्या है तो इसलिए ऊपर एलए रहना हमेशा, चाहिए। जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, इन्वर्टर पैनल जो भी है एक्स वाई जेड, वो हमेशा एलए से, एलए का हाइट उनसे सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उनसे अबव होना चाहिए एक तरह से। इस तरह से एलए एक यूज़ कर रहे हैं प्लांट में, दो यूज़ कर रहे हैं, 5 यूज़ कर रहे हैं, 10 यूज़ कर रहे हैं, वो इस तरह से हमारी क्वांटिटी फाइनल होती है, और कितने मीटर का यूज़ कर रहे हैं वो फाइनल होती है। डाटा मैन्युफैक्चरर है तीन, दो ही, मतलब मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं दो ही यूज़ करते हैं। 10 किलोवाट का प्लांट है, 5 किलोवाट का प्लांट है, रेजिडेंशियल प्लांट है छोटा मोटा, 1-2 किलोवाट, 10 किलोवाट, 5 किलोवाट। उसमें हम जो हमारा स्पाइक टाइप पहले आता है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर का, वो हम यूज़ करते हैं। क्योंकि उनका जो रेडियस होता है 40 मीटर, 35 मीटर का ऐसा रेडियस होता है, तो प्लांट 5 किलोवाट का है, तो हमारा बिल्डिंग जो घर में लगता है हमारा एरिया तो उतना बड़ा होता नहीं, 107 मीटर का रेडियस भी कवर करना है अपने को, इसलिए उसमें 2 मीटर का एल है, 1 मीटर का एल है, 1.5 मीटर का एल है जो आता है, हम उसमें हम अपना स्पाइक टाइप का हम उसको रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में जो हम होता है वो हम यूज़ करते हैं, 1 मीटर 2 मीटर का। अगर ये वाला प्लांट, स्पाइक वाला नहीं होता ना, नहीं ये नहीं, जो ये ये ऐसे होता टाइप होता है, है, ये ऐसे टाइप है ये अपना। स्पाइक वाला ये क्या सी होता टाइप। है ऊपर से त्रिशूल जैसा निकला रहता है, यानी 4-5 उसमें, यहाँ तेरे हाँ उसमें 4-5 मतलब एक कंडक्टर रॉड, होते हैं वो। हाँ राइट। और बाकी ऐसे टाइप में हमारा ऊपर से एक एमिशन होता है, नहीं अगर क्लाउड से यानी बादल से हमारे नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो ये एलए क्या करेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, एमिशन करेगा, यानी अट्रैक्ट कर लेगा उसको, पूरा तुरंत अपने लेने से। आसपास का जो रेडियस है इसका, उस आसपास के रेडियस में सारे पॉजिटिव चार्ज को फैला देगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मतलब होते हैं, तो इनका क्या होता है, बॉन्ड बन के सीधा क्या होता है, अट्रैक्ट करके ग्राउंड कर देता है। इसका ये प्रोसीजर है, मैकेनिज्म है एलए को लाइटिंग को अरेस्ट करने का। इस तरह से हमने एलए का फाइनल किया। अब हम अर्थिंग की बात करते हैं। अर्थिंग हमारी होती है
एक होती है डीसी अर्थिंग, एक होती है हमारी एसी अर्थिंग, एक होती है हमारी एलए की अर्थिंग। एलए की अर्थिंग जो मोस्टली होती है, अगर छोटे प्लांट की बात करें तो 16 स्क्वायर की केबल हम यूज करते हैं सिंगल कोर कॉपर में। अर्थिंग के लिए अगर केबल यूज करेंगे तो हमेशा ऑलवेज कॉपर यूज करते हैं। अदरवाइज हम स्ट्रिप यूज करते हैं जीआई की। जीआई स्ट्रिप यानी गैल्वनाइज्ड स्ट्रिप होती है। एल्युमिनियम, स्टील और ये क्या कहते हैं कॉपर की तीन स्ट्रिप आती है। एल्युमिनियम में आती है, कॉपर में आती है और एक स्टील में आती है। स्टील की सस्ती होती है, एल्युमिनियम की उससे महंगी होती है, और कॉपर की तो सबसे महंगी वही होती है। कॉपर का रेट अलग है, एल्युमिनियम का उसका मिडल रेट है, और जो सस्ती रेट मिल जाती है वो हमारे मिलती है हमारी स्टील की। तीन हमारी स्ट्रिप आती है। तो हम जो यूज़ करते हैं मोस्टली सारे प्लांट्स में, क्या सारे मतलब सारे पूरे पैन इंडिया में हमारी जो यूज़ होती है, मोस्टली जो यूज़ होती है वो होती है सोलर अर्थिंग में। वो मैं बता रहा हूँ, बाकी तो जो उनकी ट्रांसफार्मर की अर्थिंग, जो उनकी एलटी पैनल की अर्थिंग, मतलब घर एक तरह से जो उनके फैक्ट्री का या घर का जो भी होता है उनकी अर्थिंग की बात नहीं कर रहा मैं, सोलर की अर्थिंग की बात कर रहा हूँ। सोलर में जो हम यूज़ करते हैं वो हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो हम करते हैं स्टील की। स्टील का हम क्या करते हैं, गैल्वनाइज कर देते हैं। गैल्वनाइज क्यों करते हैं, ताकि हमारी रस्टिंग की प्रॉब्लम ना आए, यानी जंग वंग ना लगे उस स्टील में। तो इसलिए हम जो यूज़ करते हैं अर्थिंग स्टील, हम गैल्वनाइज स्टील यूज़ करते हैं, गैल्वनाइज कर देते हैं। उसको हम अर्थिंग स्ट्रिप कहते हैं। जो हमारा साइज आता है मार्केट में वो आता है 25 3 का स्टैंडर्ड साइज जो हम यूज करते हैं। डीसी में हम 25 3 की स्ट्रिप यूज करते हैं, और एसी में अगर हमारा इन्वर्टर नंबर ऑफ इन्वर्टर ज़्यादा, यानी 300 किलोवाट 500 किलोवाट से अबव है कैपेसिटी हमारी, जो इन्वर्टर 100 150 के आपके 5 इन्वर्टर, तो क्या हो गया वो 750 किलोवाट आपका एसी हो गया। यानी तो उस केस में अगर हमारे 500 से ऊपर की जा रही है तो हम उसमें 50 है की स्ट्रिप यूज करते हैं। उसकी कैलकुलेशन होती है पूरी कि हमें कितने साइज की स्ट्रिप लेके जानी है, 25 3 की चल जाएगी या फिर 50 6 की। यानी 25 3 और 50 6 का मतलब क्या है वो समझा देता हूँ। ये मान लो आपकी अर्थिंग स्ट्रिप है, ठीक है। 25 यानी 25 मीटर, ये आपकी ये होगी आपकी 25 मीटर। ये एग्जैक्ट 25 नहीं है, मैं एक बता रहा हूँ। ये आपकी क्या होगी, ये होगी आपकी 25 मीटर, और ये होगी आपकी 3 मीटर उसकी विड्थ, यानी जो उसकी चौड़ाई है 3, ये होगी आपकी 25 3 की। इसको हम 25 3 कहते हैं। ये होगी आपका 25, और ये होगी आपकी इसकी लेंथ होगी उसकी 25, और चौड़ाई जो उसकी थिकनेस होगी वो आ गया आपकी 3। इसको हम 25 3 की स्ट्रिप कहते हैं। अगर 50 6 की क्या होती है, तो इसको हम 50 उसकी लेंथ होगी, और उसकी जो थिकनेस विड्थ होगी वो हमारी कितनी होगी 6, यानी 6 mm थिकनेस ये है, 25 mm 50 mm थिकनेस ये। और जो मेनली हम यूज़ करते हैं, अगर क्या कहते हैं कॉपर की केबल यूज़ कर रहे हैं, केबल यूज़ करेंगे तो ऑलवेज कॉपर यूज़ करेंगे। उसमें हमारा एल्यूमिनियम का भी यूज़ नहीं करते, कॉपर यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर इज द गुड कंडक्टर एज कम्पेयर टू द एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में कॉपर ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करता है आवाज नहीं रेजिस्टेंस आ में। रही सर आपके पीछे से बैकग्राउंड बहुत ज्यादा। कह रहा हूँ कि अगर हम केबल यूज़ करेंगे तो एल्यूमिनियम केबल हम अर्थिंग के लिए यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो कॉपर की कंडक्टिविटी है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम हमारी ज़्यादा बेटर है। अर्थिंग का मैटर है, इसलिए हम क्या करते हैं, अर्थिंग हमारा क्या होता है, एक तरह से पूरे प्लांट को प्रोटेक्ट कर रहा है, डीसी साइड हो चाहे एसी साइड हो। अगर अगर हम अर्थिंग नहीं करते तो अगर कहीं से भी हमारा एक्स्ट्रा करंट आता है, एक्स्ट्रा सर्ज आता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज आता है, एक्स्ट्रा कहीं से भी कुछ भी आता है, तो हमारा क्या करता है वो पूरे प्लांट को डैमेज कर देगा। अगर हमारा डीसी साइड में फॉल्ट आ रहा है, मतलब डीसी साइड में हमारा एक्स्ट्रा करंट आ रहा है, एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा है, तो हमारा क्या क्या डैमेज होगा, क्या क्या पार्ट हमारा पूरा डैमेज हो जाएगा। अगर हमारी अर्थिंग नहीं हो रखी तो क्या क्या डैमेज हो जाएगा। सब डैमेज हो जाएगा, मॉड्यूल भी डैमेज हो जाएगा, इन्वर्टर एचडी भी। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डीसी डीसी केबल हमारी जितनी लगी हैं वो सारी उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। डीसी केबल हमारे एक जैसे जल जाएंगी, डीसी डीवी बॉक्स लगा तो वो जल जाएंगे, इन्वर्टर तक हमारा सर्ज चला जाएगा तो इन्वर्टर जला जाएगा। अगर वही एसी साइड से कोई अगर एसी अर्थिंग नहीं करते तो एसी साइड से कोई भी सर्ज आता है, यानी ग्रिड साइड से कोई भी सर्ज आता है। ग्रिड साइड यानी जो हमारा नेट मीटर होता है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है, हमारा क्या करता है, जो हमारे ग्रिड से सप्लाई आती है बिजली की, और जो हमारा सोलर से सप्लाई आती है, जब तक ग्रिड की सप्लाई आ रही है तभी आपका इन्वर्टर ऑन है। जैसे ग्रिड की सप्लाई गई आपका इन्वर्टर बंद हो जाएगा। ये होता है हमारा ऑन ग्रिड इन्वर्टर। कंचन ये तो आइडिया है ना ऑन ग्रिड इन्वर्टर क्या होता है, ऑन ग्रिड इन्वर्टर कैसे काम करता है। यस। आपके ग्रिड से वो रेफरेंस वोल्टेज लेता है, तभी जाके आपका सोलर की पावर को दिखाएगा। अदरवाइज अगर आपकी लाइट चली गई, ग्रिड आपका ऑफ हो गया, यानी ग्रिड की सप्लाई जीरो हो गई, तो आपका सोलर की भी जनरेशन वो आपका जीरो है। सोलर का आपका इन्वर्टर ऑन ही नहीं है, तो आपका जो पैनल पे आपकी लाइट पड़ रही है और जो भी आपके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपके सर्किट में दौड़ रहे हैं, मतलब एक तरह से
डीसी साइड जनरेशन हो रहा है तो आप किसी काम का है जब आपका इन्वर्टर ऑन नहीं है। इन्वर्टर क्या करता है, डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, और जितने भी एसी होते हैं तभी तो जाके हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट है सारे एसी वाले चलते हैं। अगर इन्वर्टर नहीं लगाएंगे और सीधा हम सोलर से पैनल का कनेक्ट कर देंगे तो हमारे घर के इक्विपमेंट चल जाएंगे। तो यही होता है हमारा इन्वर्टर, अगर जब तक ऑन है तभी तक हमारी पावर जनरेशन काउंट हो रही है। जैसे ही हमारी लाइट गई वैसे ही हमारा क्या होता है, सोलर प्लांट शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अगर हमारा एसी साइड से कोई भी फॉल्ट आता है, नहीं ग्रिड साइड से कोई एक्स्ट्रा करंट एक्स्ट्रा वोल्ट आता है, तो सीधा क्या डैमेज करेगा हमारे इन्वर्टर को और एचडीवी बॉक्स को, शॉर्ट सर्किट कर देगा, उसमें आग लग जाएगी, कुछ भी एक्स वाई जेड प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके ब्रेकर फेलियर हो जाएंगे, आपके एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, एक्स वाई जेड बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है। तो जो जो है वो सारी चीज़ें बता दी। तो इसलिए अर्थिंग हमारी इंपॉर्टेंट है, एसी साइड की अर्थिंग, डीसी साइड की अर्थिंग और एलए की अर्थिंग, ये 3 टाइप की अर्थिंग होती है। अर्थिंग के लिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है फॉल्ट करंट निकालना। फॉल्ट करंट यानी अगर हमारा सपोज सपोज करो कि हमारा अगर पूरे साइड से अगर करंट, डीसी साइड से हमारा करंट क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, यानी तो हमारा उस सर्किट में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो हो सकता है, ये होता है हमारा फॉल्ट करंट, यानी फॉल्ट करंट निकालना। फॉल्ट यानी किसी भी रीजन से अगर फॉल्ट होता है तो हमारा उस सर्किट में मैक्सिमम कितना करंट फ्लो होगा, वो होता है हमारा फॉल्ट करंट। तो अगर मान जस्ट सपोज यहाँ पे हमारे जो पैनल है 10 पैनल है, ठीक है, 10 स्ट्रिंग है, पैनल मानो 10 स्ट्रिंग है, 10 स्ट्रिंग है, और एक हमारा एक पैनल का हमारा जो आईएससी है वो 14 एम्पियर है। तो उस सर्किट अगर हमारा डीसी साइड शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारे उस सर्किट से हमारा मैक्सिमम करंट कितना फॉल होगा, 10 स्ट्रिंग है, और आप 10 स्ट्रिंग क्या है आपस में पैरेलली कनेक्ट हो रहे हैं इन्वर्टर में, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो हमारा जो डीसी साइड से अगर फॉल्ट आएगा तो हमारा मैक्सिमम जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, 140 एम्पियर करंट जाएगा। क्लियर हो रहा है क्या कह रहा हूँ मैं? 14 एक एम्पियर है सर, वो कह रहे हैं एक ना, स्ट्रिंग का 14 एक एम्पियर स्ट्रिंग का हाँ, एक स्ट्रिंग का जो हमारा आउटपुट करंट है, एक स्ट्रिंग का 14 एम्प्स है, हम्म, और 10 स्ट्रिंग हमारी कनेक्टेड है, पूरे प्लांट में हमारे 10 स्ट्रिंग है। हम्म। तो अगर हम डीसी साइड का फॉल्ट करंट निकालते हैं, डीसी साइड में अगर हमारा फॉल्ट होता है, कोई भी अगर किसी भी रीजन से फॉल्ट होता है, तो हमारा जो मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा सर्किट से वो कितना करेगा, मैक्सिमम करंट 140 इंटू 1.25 करेंगे। वो आप स्ट्रिप के लिए यूज करते हो, जो स्ट्रिप होता है ना उसके लिए यूज करते अच्छा हो, अच्छा। कि आपको जो कंडक्टर का साइज लेना है वो आपको 140 का ना लेके 100 ऊपर जो इसका एक रेटिंग ऊपर है वो लेना है, वो हम उसके लिए यूज करते हैं कंडक्टर के लिए। तो जो हमारा मैक्सिमम करंट निकलेगा वो हमारा निकलेगा कितना, 140, ये होता है हमारा। अरे लेकिन इसका अगर फॉल्ट करंट निकालने का कोई और तरीका भी तो होता है, मतलब वो नहीं देखते जो 25,000 एम्पियर आता है, ज्यादा ज्यादा नहीं आता, वो कैसे आता है वो? ये तो आपने अरे तो बता मैं दिया वो। छोटे प्लांट के लिए बता रहा हूँ ना, बड़े प्लांट में एक 10 स्ट्रिंग थोड़ी ना होती है। ये वो नहीं आप होता, वो डेटा किसी शीट वगैरह से देखते हैं वो। डेटा शीट से फॉल्ट करंट क्या देखते हो? आई हमें अंदर जैसे ये खुद ही कैलकुलेट करना हम होता है। ये एक होता है हमारा ये ये होता है हमारा डीसी साइड का। अब एसी साइड का करना होता है, तो एसी साइड में क्या होता है, हमारे जितने भी इन्वर्टर होते हैं उसका आउटपुट करंट कितना है वो हमें फॉल्ट करंट बताता है। सिंपल और बेसिक लैंग्वेज समझो, बाकी अगर टेक्निकल जाना है तो टेक्निकल जो अब इसके बाद का पार्ट है वो टेक्निकल ही है सारा, वो बिना फार्मूला के सॉल्व ही नहीं होगा। और फार्मूला भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको एक बार में समझ आ जाएगा, तो उसका मैं एक बार फार्मूला आईएस कोड है वो मैं एक बार दिखाता हूँ फार्मूला, तब उसमें एक बार फार्मूला को ब्रीफ करूंगा, फिर जाके नेक्स्ट डे वो फार्मूला को इम्प्लीमेंट करूंगा, तब जाके वो सारा अंडरस्टैंडिंग बैठेगा कि हाँ ये सारी चीज़ें ऐसे ऐसे है। मैं पहले एक बार शॉर्टकट में समझा देता हूँ, शॉर्टकट इन द सेंस कि बेसिक्स बेसिक्स आपका याद स्टार्ट हो जाए कि आपको फॉल्ट करंट का मतलब क्या है। फॉल्ट करंट तो आपने पढ़ लिया कि टर्म ये है, ऐसा ऐसा है, लेकिन उसको बेसिक्स मतलब क्या है, तो मतलब जितना भी मैक्सिमम करंट उस सर्किट से अगर फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, सारा करंट हमारा अलग अलग स्ट्रिंग से ना जाकर अगर किसी एक स्ट्रिंग से भी हमारा करंट बाईपास करके आता है, करंट हमेशा क्या होगा, जब भी फ्लो करेगा तो हमेशा छोटा रास्ता ढूंढेगा, यानी शॉर्टेस्ट पाथ, छोटा रास्ता ढूंढेगा कि मेरा सबसे छोटा रास्ता कहाँ से जाऊं कि मेरा छोटा रास्ता करंट इजिली फ्लो करेगा, और लॉन्ग डिस्टेंस से
तो उसी कट से वो फ्लो होते हुए सर्किट में जाएगा। तो इसलिए अगर हमारा कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा मतलब सारे पैनल मॉड्यूल एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्ट्रक्चर भी कनेक्टेड है, इसलिए हम स्ट्रक्चर की भी अर्थिंग करते हैं। स्ट्रक्चर की अर्थिंग क्यों करते हैं कि बाय द वे अगर हमारा किसी पैनल से करंट लीकेज भी हो रहा है और वो स्ट्रक्चर के थ्रू हमारे ब्रेक में जा रहा है, तो अगर हम स्ट्रक्चर को टच करेंगे तो क्या होगा, हमारे को शॉक लग सकता है, सारी चीज़ें बहुत डेंजर सिचुएशन हो सकती है। एक तरह से कहने का मतलब ये है, डेंजर सिचुएशन हो सकती है। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर को भी अर्थिंग करते हैं और मॉडल टू मॉडल भी अर्थिंग करते हैं। एक होता है एनोडाइज स्ट्रक्चर, एक होता है नॉन एनोडाइज स्ट्रक्चर। अगर हमारा स्ट्रक्चर एनोडाइज है अगर हमारा स्ट्रक्चर एनोडाइज है तो हम क्या करते हैं, मॉडल टू मॉडल अर्थिंग ना करते, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर एनोडाइज है तो क्या होता है कि हमारा मॉडल किससे कनेक्टेड है, राफ्टर पर्लिन से कनेक्टेड होते हुए हमारा ग्राउंड हो जाता है। हम स्ट्रक्चर को भी अर्थिंग कर देंगे तो हमारा क्या होता है, ग्राउंड हो जाएगा। अगर नॉन एनोडाइज स्ट्रक्चर है, यानी जब हम उस पर हॉट डिप करवाते हैं, एक नॉन एनोडाइज करवा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि हमारा कंटिन्यूटी नहीं दिखाता, पैनल और स्ट्रक्चर के बीच में हमारी कंटिन्यूटी बंद ब्रेक हो जाती है। तो उसमें जो भी मतलब हमारा वो कंडक्टर नहीं रह जाता ना, जैसा हो एनोडाइज गया। नॉन एनोडाइज हो गया ना, तो उसमें जो भी मतलब कंडक्टिविटी के जो भी उसके होते हैं ना, क्या कहते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं आज हाँ, मतलब बैटरी कंडक्टर नहीं रह गया ना, कंडक्टर नहीं तो रहा, फिर तो कुछ उन दोनों करंट के फ्लो ही बीच नहीं में क्या करेगा, हो गया, एक तरह से एक लेयर आ करंट गई। ही नहीं फ्लो करेगा। उनके स्ट्रक्चर और पैनल के बीच में हमारी एक लेयर आ गई, तो लेयर आ गई तो कंटिन्यूटी दिखाएगा नहीं, तो जो भी हमारा करंट होगा वो क्या होता है कि हमारे को स्ट्रक्चर में फ्लो ना करके हमारे पूरे पैनल में फ्लो करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो उसके पीछे का जो पीएन जंक्शन होता है ना, डायोड, जैसे हम उसको पैनल के पीछे जो लगा रहता है बॉक्स, उसको क्या कहते हैं, जंक्शन बॉक्स कहते हैं। होते हैं ना, अरे जेबी होते हैं, हाँ, जंक्शन बॉक्स। भाई टेक्निकल हो, सारी चीजें पता होनी चाहिए, इतना माइंड में याद रख के चलो कि कोई सामने वाला है तो कुछ भी पूछ सकता है। इंटरव्यू देने बैठो, क्लाइंट में मीटिंग करने जाओ, बड़े पोजीशन पे, अभी थोड़ा जो भी है अभी डिजाइनिंग फेस में, कोई दिक्कत नहीं है। कल को पोजीशन अपग्रेड होती है, किसी अच्छे लेवल पे जाते हो, क्योंकि एक्सपीरियंस होगा तो ऑब्वियस सी बात है, डिजाइनिंग तो रहोगे नहीं, सीनियर डिजाइनर बनोगे, फिर उसमें आपका प्रोजेक्ट हेड बनोगे, फिर आपको किसी अच्छे मीटिंग क्लाइंट के साथ जाना, बातचीत करनी है। उस लेवल पे अपनी प्रैक्टिस करो कि कल को अगर मैं किसी अच्छे पोजीशन पे भी जाता हूँ तो सारी चीज़ें मेरे माइंड में याद हो, मतलब एक तरह से कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको मैं टेक्निकली डील कर लूँ, टेक्निकली हैंडल कर लूँ। तो वो सारी चीज़ें अपने माइंड में अभी से लेके चलो, छोटे छोटे टर्म कंडीशन है वो सारी चीज़ें लेके पढ़ के चलो, टेक्निकल वर्ड जो भी है। तो जंक्शन बॉक्स रहता है तो सारा क्या होता है कि मॉडल टू मॉडल अर्थिंग करनी होती है, अदरवाइज जो जंक्शन बॉक्स फेलियर हो जाता है, डायोड हमारा ब्रेक हो जाता है, बहुत सारे केस हो सकते हैं अगर हमारा डीसी फॉल्ट आता है। तो इसलिए हम सारे मॉडल को हम क्या करते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, सारे मॉडल को हम जस्ट सपोज करते हैं कि हमारे सारे मॉडल शॉर्ट हो गए। उस केस में हमारा कितना करंट फ्लो हो सकता है, वो होता है हमारा फॉल्ट लेवल करंट, यानी किसी भी रीजन से फॉल्ट होता है, फॉल्ट होने के बाद में उस लेवल पे हमारा क्या करंट फ्लो होगा, दैट इज द फॉल्ट लेवल करंट। डीसी साइड, अगर एसी साइड की बात करते हैं तो एसी साइड में हमारा क्या होता है, फॉल्ट लेवल करंट, जितने भी हमारे इन्वर्टर है वही आउटपुट जितना देगा उतने तो हमारा फॉल्ट करंट आ रहा है ना। अगर एक इन्वर्टर है, अगर 180 एम्पेयर करंट दे रहा है तो हमारा फॉल्ट करंट क्या हुआ, 180 एम्पेयर करंट हमारा फॉल्ट करंट हुआ। अगर हमारे 10 इन्वर्टर है, 10 इन्वर्टर एक प्लांट में लगे हैं और एक इन्वर्टर का आउटपुट करंट है 180, तो हमारे 10 इन्वर्टर का कितना हो गया फॉल्ट करंट, 1800 एम्पेयर करंट हमारा क्या हो गया, फॉल्ट लेवल करंट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ शशिकांत? कुछ समझ आ रहा है कि हाँ ऐसे हाँ, चल रही क्लास? नहीं नहीं, वो होता है मेरे को ये हमारा पता, ये क्या, चीज पता थी, लेकिन अरे ये पता था मेरे को, लेकिन इसमें यही था वो आई जो बता रहे हो ना, करंट वाला। वो मैं फार्मूला वाइज बता दूंगा, फार्मूला के हिसाब से चल रहा है, क्योंकि जो कैलकुलेशन होती है वो अलग लेवल की होती है और जो बेसिक्स होता है अलग होता है। बेसिक्स में एक पैनल होता है और टेक्निकली उसे पीवी कहते हैं। पीवी क्या होता है, फोटोवोल्टाइक, और हम कह देते हैं पैनल, सोलर पैनल मॉड्यूल, तो उसका मतलब क्या है, फोटोवोल्टाइक ही है, अच्छा, जो फोटोवोल्टाइक। आई आई अंडर रूट टी अपन की ये जो करते हैं साइज के लिए, हाँ हाँ, तो इसमें जो आई है वही है ना फॉल्ट करंट, वही वही निकाल फॉल्ट रहे करंट आपने जो निकाला है वो आपकी आई की वैल्यू है, टी द टाइम टेकिंग फॉर द शॉर्ट सर्किट, हो। ग्राउंड हाँ, करने के लिए आपका कितना टाइम है, एक सेकंड या तीन लेकिन सेकंड एक या नहीं, तीन के। लेकिन जैसे शीट वगैरह से देखते हैं या वहां से देखते हैं, अरे वो जो आई एस कौन सा है, वो जो अर्थिंग का इसमें कोड नहीं होता आई एस है, एट जी,
3043। IS आपका है जो है 3043 है अर्थिंग के लिए जो हम यूज हाँ करते हाँ हैं। हाँ, तो उसमें दे रखा है ना उसमें, 1 सेकंड के लिए फॉल्ट अगर आता है तो इतना करंट, 3 सेकंड के लिए इतना, कॉपर के लिए इतना, और इसके लिए इतना, वो वाला करंट ले डालते हैं ना शायद यहाँ पे। अगर 1 सेकंड के लिए लोगे तो K की वैल्यू चेंज होती है, I की वैल्यू चेंज नहीं अच्छा, होती। के की वैल्यू चेंज होती है, हाँ, ठीक है। K तो इज द कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल। मटेरियल की कंडक्टिविटी का एक कांस्टेंट फैक्टर होता है। 1 सेकंड के लिए लोगे तो K की वैल्यू कुछ और रहेगी, 3 सेकंड के लिए लोगे तो K की वैल्यू कुछ और रहेगी। करंट इज योर सेम, करंट आपका जो सर्किट में है वही तो रहेगा यार। 1 सेकंड में थोड़ा ना कि करंट आपका 10 गुना बढ़ गया और 3 सेकंड में आपका 10 गुना कम हो गया। करंट तो उतना ही वो होगा अरे मतलब कंडक्शन उसके में। कहने मतलब है, वो जो मटेरियल होगा वो 1 सेकंड के लिए इसको बचा लेगा ना, उसकी कंडक्टिविटी इतनी है उस करंट की। कंडक्टिविटी आपका जो भी आप कंडक्ट, मैंने बताया ना 3 चीजें यूज होती है, कॉपर, एक एल्यूमिनियम, एक स्टील। स्टील हमारी सस्ती पड़ती है, हम इसलिए स्टील में जाते हैं। अब स्टील की कंडक्टिविटी इज द के की वैल्यू जो होती है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू होती है के की। ये डिफाइंड होती है आपकी 3043 IS जो कोड होता है आपका, उस पर 3043 में आप के की वैल्यू देखोगे, 1 सेकंड के लिए कुछ और होगी और 3 सेकंड के लिए कुछ और होगी। हम्म, वो आपकी चेंज होती है, वो आपका निकलता है उस जो फॉर्मूला बता रहे हो ना, आई मल्टीप्लाई बाय रूट 3 डिवाइड बाय के, ये आपका कंडक्टर हम्म, साइज के लिए निकालते हैं। कंडक्टर का क्या साइज होना चाहिए वो आपका निकाल के देगा ये फॉर्मूला। पहले हम तो इस निकालेंगे, स्टेप 1 होता है हमारा फॉल्ट करंट फाइंड आउट करना, स्टेप सेकंड होता है हमारा कंडक्टर का साइज निकालना, स्टेप थर्ड होता है आपका रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोड। जो आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो ना अर्थिंग पिट के लिए, उसकी लेंथ की वैल्यू क्या है, उसका लेंथ के अकॉर्डिंग उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। और जो चौथा नंबर होता है आपका, वो होता है आपका अर्थिंग स्ट्रिप, जो आपकी पूरी स्ट्रिप रन हो रही है प्लांट में, यानी जो भी आप इसको यूज करोगे यहाँ से यहाँ तक जो ग्रीन कलर की आ रही है आपकी स्ट्रिप ही तो है। ये स्ट्रिप की जो लेंथ है वो उसकी वजह से, लेंथ की वजह से आपकी क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। ये होते हैं 4 स्टेप। और पांचवा स्टेप होता है आपस को, ये जो हम आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक जो दूसरे मॉड्यूल टू को। मॉड्यूल अर्थिंग जैसे कर रहे हैं अगर आप, हाँ हाँ बताओ आगे। हेलो। जो मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग है जैसे वो डीसी वाली अर्थिंग होगी, वो भी स्ट्रिप के थ्रू ही तो हो रही है ना। मॉड्यूल टू मॉड्यूल अर्थिंग भाई स्ट्रिप नहीं लगाते हम, 2.5 स्क्वायर की, ढाई हेलो, स्क्वायर आ एम रही है आवाज? हाँ आ रही है, कह रहा हूँ मॉड्यूल टू मॉड्यूल जो अर्थिंग होती है हम 2.5 स्क्वायर एम की केबल से करते हैं। मॉड्यूल और एक दूसरे मॉड्यूल को जोड़ते हुए कभी स्ट्रिप देखा है आपने? अच्छा, ये स्ट्रिप के लिए फिर ये बाहर से ही जाता है, ये जो मतलब साइड जो साइड से मेन जो वाली ये है जाती ना, है ग्रिड वाली। ये आपका सारी केबल से कनेक्टेड हो, ये केबल से जो ये इस लास्ट वाले पैनल से जो केबल निकल रही है वो आपके जाके स्ट्रिप पे कनेक्ट हो रही है। ये एक दूसरे से सारी हमारी 2.5 स्क्वायर की केबल आती है अर्थिंग केबल, ग्रीन कलर की जो होती है अर्थिंग केबल, 2.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, उससे हम एक दूसरे को कनेक्टेड ढाई क्या, करते हैं। 4 भी यूज होती है? 4 भी देखिए अपन, जिसमें 4 भी लगाते यूज तो आप हैं। 6 की कर लो, यूज तो करने को कोई मना हाँ, थोड़ी ना कर रहा है वो कि आप मतलब 2.5 डिपेंड की करता है ना वो तो। कोई मना कर रहा है कि नहीं आपको। नहीं, ये ढाई कोई आप मैं कह देखो रहा हूँ ढाई वो है क्या इसकी, मतलब ढाई ढाई यूज करोगे होगी तो ऐसा भी कुछ आपका है प्लांट ये। सेफ है, 4 करोगे तो भी आपका अच्छा। प्लांट उससे ज़्यादा बेटर सेफ है, 6 करोगे तो प्लांट आपका 4 से ज़्यादा बेटर सेफ है, 10 करोगे तो भी उससे आपका 6 से ज़्यादा बेटर सेफ है। सेफ है, पर आप एक तरह से डिजाइनर हो तो आपको जो सैलरी मिल रही है, तो कंपनी कहीं ना उसको सोचेगी ना कि जो मैं इसको सैलरी दे रहा हूँ कहीं ना कहीं मेरा उससे सब कुछ ना कुछ फायदा निकले। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का पॉइंट व्यू भी तो होता है। आप इसमें 4 की लगा दोगे, कंपनी बोले कि 2.5 की लगाऊंगी मैं, तो मना कर दोगे आप उसको कि नहीं मैं 4 का लगाता हूँ, 4 का लगाते हुए आऊंगा। हेलो। हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो किस भी आप पे वो कर रहे हैं, हम डिसाइड कैसे कर रहे हैं ढाई का लगाएंगे 4 का, ये तो पूछ रहे हैं ना। आपके 2.5 की जो होती है, इट इज़ द कंफर्ट, मतलब कंफर्ट है वो आपका। 4 की भी यूज़ कर सकते हो, 2.5 की, मतलब 2.5 इज द, इससे 2.5 से नीचे नहीं जा सकते। 2.5 का केवल हम यूज़ करते हैं लास्ट अर्थिंग के लिए, 2.5 से नीचे हम यूज़ नहीं करते क्योंकि बॉडी टू बॉडी अर्थिंग करनी है ना। और उसके जो पैनल के पीछे जो होता है ना जगह, वो 2 और 4 के अलावा तीसरा साइज नहीं लग सकता क्योंकि हमें लग्स के थ्रू टाइट करना होता है ना। लग्स लगाएंगे एक दूसरे से, सारा कनेक्टेड होता है, रिंग टाइप का लग्स आता है, और लग्स हमारे नट बोल्ट में जाता है। तो हमारा जो होल होता है ना मैनुफैक्चर पैनल पीछे जो होल होता है, तो वो हमारा 2.5 का या तो फिर 4 का, उसमें हमारा गिवन होता है डाटा शीट में कि हम 4 का या 2.5 का ही इसमें लग्स डाल सकते हैं, इससे ऊपर का लग्स हम नहीं डाल अच्छा। सकते।
तो एक बार खाली हमारा पैनल का जब डाटा शीट चेक करोगे ना, तो उसमें सिर्फ साइज नहीं होता कि आपका 2278 1134 का साइज है, उसमें होल टू होल डिस्टेंस दिया होता है। अर्थिंग का होल का क्या डाया है, हाँ हाँ, वो तो दे रखा होता है 14 माउंटिंग साइज और वो अर्थिंग तीन का होल का लोग क्या तीन डाया होते है, हैं। अर्थिंग का होल का क्या डाया है, माउंटिंग होल का क्या डाया है, और जो हमारा वाटर का क्या कहते हैं, वाटर का एक वे होता है उसका क्या डाया है, सारी चीज़ें उसमें गिवन होती है। मैं अभी अर्थिंग का पार्ट यहीं क्लोज करता हूँ, बाकी IS 3043 का जब लेके बैठूंगा, एक बार मुझे उससे सीधा मतलब थोड़ा रिवीजन करना पड़ेगा उसमें मुझे, क्योंकि उसका फॉर्मूला थोड़ा वैसा ही है। मैंने टेंटेटिव बता दिया आपको। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है अपने को फॉल्ट करंट फाइंड आउट करना। कहीं नोट करना है तो लिख लेना, अदरवाइज मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा। आपने उस अगर DC साइड में फॉल्ट आ रहा है तो उसमें DC साइड का फॉल्ट क्या है, AC साइड में अगर फॉल्ट करंट आ रहा है तो AC साइड का मैक्सिमम फॉल्ट करंट क्या है। पहला स्टेप है फॉल्ट करंट फाइंड आउट करना, मैक्सिमम फॉल्ट करंट, ओनली फॉल्ट करंट नहीं, मैक्सिमम मैक्सिमम फॉल्ट करंट क्या है। सेकंड स्टेप होता है हमारा फाइंड द कंडक्टर साइज, जो भी हमारा फॉल्ट करंट आ रहा है उसके हिसाब से हमारा कंडक्टर साइज क्या सिलेक्ट करना है। थर्ड स्टेप होता है हमारा इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना। जो हमारा 2 मीटर का इलेक्ट्रोड है, 3 मीटर का इलेक्ट्रोड है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, दैट इज द थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या होता है कि हमारा जो स्ट्रिप है पूरे प्लांट में, AC स्ट्रिप हो चाहे DC स्ट्रिप हो, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है, वो आपका होता है फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप होता है आपका पैरेलली कनेक्ट करना, यानी जो भी हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हो 2 इलेक्ट्रोड है, दोनों इलेक्ट्रोड को हमने क्या किया, स्ट्रिप लाके पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलली कनेक्ट करने के लिए जो अच्छा, जो फॉर्मूला होता स्ट्रिप है वो पिट के अंदर जाके इस है, क्या कह रहे हो, जो स्ट्रिप है वो जाके पिट के अंदर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट हो रही है ना। इलेक्ट्रोड हमारा हाँ, क्या होता है, इलेक्ट्रोड को हम आपस में एक ग्रिड बना देते हैं, यानी इलेक्ट्रोड को भी आपस में कनेक्ट करते हैं, और उसी इलेक्ट्रोड का जो ग्रिड होता है पैरेलल में कनेक्ट करते हैं शायद ना। उसी में पैरेलल पैरेलल में में। आके कनेक्ट हो जाता है। ये आपका क्या है, देखो ये क्या है, ये आपका ग्रिड है, ये वाले क्या है, ग्रिड है। ग्रिड यानी ये वाला दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ग्रिड है यहाँ पिट के अंदर, मतलब कनेक्ट है ना ये। एक पिट के पिट के अंदर अंदर है ना ग्रिड ये। यार, मतलब ग्रिड इन द सेंस, ग्रिड क्या होता है, आपस में कनेक्शन है। आपस में कनेक्शन है। ग्रिड मतलब जो अभी अब खंबे से लाइट आ रही हो, कहाँ से आ रही हो, पीछे से लाइट आ रही है ना, तो लाइट वो पीछे से आते हुए फिर आपके ग्रिड में आ रही है, यानी आपके खंबे में आ रही है, फिर आपके घर में आ रही है। तो ये जो ग्रिड है, यानी ग्रिड का सेंस मतलब ये है कि 4-5 चीज आपस में कनेक्टेड होना, ये होता है आपका ग्रिड का मतलब। तो पीछे से जो लाइट आ रही है तब जाके आपके खंबे वाले में लाइट आ रही है, तब जाके आपके घर में आ रही है। तो सेम यही है ग्रिड इन द सेंस कि जो भी हमारे अर्थिंग पिट है ना, अर्थिंग पिट एक दूसरे से कनेक्टेड कर दिया हमने, क्या करके, एक केबल डाल के, कुछ भी डाल के, स्ट्रिप डाल के एक दूसरे से हमने कनेक्ट कर दिया। अब उस स्ट्रिप जो हमने डाली है, जैसे हमने ये है ना, यहाँ से हमने क्या किया, स्ट्रिप रन करा दी, और यहाँ से जो लास्ट वाला पैनल है, यहाँ से हमने केबल 2.5 स्क्वायर के लाके इसमें कनेक्ट कर दिया, इस वाले से 2.5 स्क्वायर से केबल लाके इस स्ट्रिप पे हमने कनेक्ट कर दिया। सेम यही है, एक दूसरे से हमने अर्थिंग पिट को कनेक्ट कर दिया, और यहाँ से 2 रन निकाल के हमने कनेक्ट कर दिया। 2 रन क्यों करते हैं, जस्ट सपोज कि हमारा 10 साल 5 साल बाद ये हमारा ये वाला ब्रेक हो गया है, ये वाला स्टेप हमारा जंग की वजह से, किसी वजह से टूट गया, ब्रेक हो गया, किसी ने कुछ इस पे हथौड़ा हथौड़ा चला दिया, टूट गया। अगर अगर एक ही स्टेप, एक ही रन अगर हम इसे कनेक्ट करेंगे तो हमारा क्या होगा, सिस्टम आइसोलेट हो गया, यानी अर्थिंग पिट अलग हो गया, अर्थिंग हमारी अलग होगी, ब्रेक हो गया। इसलिए हम इसको 2 रन से, यानी 2 टाइम्स, 2 बार इसको कनेक्ट करते हैं, 2 टाइम्स। जस्ट सपोज अगर एक भी ब्रेक होता है 10 साल 5 साल में, तो हमारा एक अर्थिंग रहे, यानी एक वायर इससे कनेक्टेड रहे, एक हमारा इससे कनेक्शन रहे। एक कहने का मतलब ये है, अगर एक ही करके रखते हैं, अगर हमारा अगर 10-5 साल बाद किसी वजह से, चलने से वजह से टूट गया, तो हमारा क्या होगा, पिट अलग हो गया, ये अलग हो गया। इसलिए हमें 2 रन देना मैंडेटरी होता है, जरूरी होता है। ये होता है हमारा टोटल मेरे को लग अर्थिंग रहा है पिट। ये पिट अलग अलग है दोनों, है ना। क्या अलग अलग है, ये दोनों पिट अलग अलग है, मतलब अलग अलग पिट है और उनमें दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोड है ना। 2 इलेक्ट्रोड डाले हैं, 2 इलेक्ट्रोड को आपस में केबल से या किसी वजह से स्ट्रिप से आपस में कनेक्ट कर दिया है। कहने का मतलब है कि जो भी करंट आएगा वो आपका इस स्ट्रिप में जाएगा, इस स्ट्रिप से आपका दोनों में हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, किसी एक में नहीं जा रहा कि आपको इतने पैनल का एक में जाना है, इतने पैनल का एक में जाना है, ऐसा नहीं है। सारा पैनल का एक सर्किट में आया, और इसको भी हमने एक सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। दोनों अर्थिंग पिट को अगर 4 होंगी तो 4 को भी आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे, यानी अगर ऐसे समझ नहीं आया तो समझ लो एक दूसरे से हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया। बस ये क्लियर हो गया, ये हुआ क्लियर। हमने कहने का मतलब मॉड्यूल टू मॉड्यूल जो अर्थिंग है उसका तो वैल्यू निकालनी ही नहीं है, वो तो वही है, मतलब ढाई डिफॉल्ट के टाइप हम से यूज है करते ना। हैं, हाँ 2.5 के हम यूज करते हैं, डिफॉल्ट है वो, एक तरह से डिफॉल्ट वैल्यू।
बाकी कैलकुलेशन जो है वो लेंथ ऑफ स्ट्रिप की है और चार ये स्टेप बताया मतलब ना, वही इस तो है एरिया। चार स्टेप। चार स्टेप है, मैंने जो हाँ, बताया वो रिपीट करना क्या क्या है। फॉल्ट एक तो करंट निकालते हैं पहला शायद, है पहला ना? स्टेप फॉल्ट दूसरा, करंट निकालना, फॉल्ट करंट नहीं, मैक्सिमम फॉल्ट दूसरा करंट। कंडक्टर का साइज, मैक्सिमम फॉल्ट करंट, फिर कंडक्टर का साइज। कंडक्टर कौन सा वाला, ये जो स्ट्रिप है उसका कौन सा एरिया हो जाएगा ना, कौन सा क्या सेक्शन साइज लेंगे, 25 3 का लेना किस है, एरिया का 50 लेंगे 6 का स्ट्रिप? लेना है, 50 3 का लेना है, जो मार्केट में मिलता है वही लोगे ना। साइज ऑफ स्ट्रिप, साइज ऑफ हाँ। स्ट्रिप। ठीक है। फिर इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस जो पिट के अंदर लगेगी, उसका हाँ कितना इलेक्ट्रोड होगा, उसमें हाँ कितना रेजिस्टेंस होगा। हाँ। फिर स्टेप का रेजिस्टेंस। हम्म। फिर और लास्ट में पांचवा, इन दोनों का मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस आपस में ना। पैरेलल लगे, हाँ, पैरेलल लग किसमें जाएगा? लास्ट में पैरेलली जो कनेक्ट हो रहा है, पैरेलली का एक फार्मूला होता है। दोनों का जो हम्म, रेजिस्टेंस निकाला हमने इलेक्ट्रोड हाँ, का पैरेलल कनेक्ट। हाँ, जो हमने इलेक्ट्रोड का रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है और स्ट्रिप के रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 निकाली है। R2 अपॉन में वो, राइट R1 राइट। प्लस R2। सही सही सही, यही होता है फॉर्मूला, और कुछ नहीं है। बाकी एक बार मैं IS 304 से एक बार दोबारा पढ़ लूंगा ना, तो मुझे थोड़ा ब्रीफ हो जाएगा। मैंने काफ़ी देर से उसको मैंने अर्थिंग वाली कैलकुलेशन की नहीं है, तो मैं अभी बता भी दूँ पर वो थोड़ा कहीं गलत हो गया तो पूरे रिपीटेड क्लास करनी पड़ जाएगी। इसलिए मैं उस पर ज़्यादा भी टाइम नहीं दे रहा, कल कर लेंगे कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। कल कंफर्टेबल है तो कल कर लेंगे, बाकी मुझे अपडेट कर देना क्योंकि क्लास कंटिन्यू चलने, प्रैक्टिस कर लेना आप। बाकी जो आ रहे हैं ठीक है, नहीं आ रहे तो उनका तो अलग से टाइम निकाल लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कंचन, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है इंडियन सोलर में मूव होने का तो एक बार रिपीटेड सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। अगर यूएस हाँ में जी सर। कंफर्टेबल हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर करना है तो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। पैनल लेआउट जो भी अभी मैंने 4 5 टॉपिक रिपीट किए थे, शेडो यस सर। एनालिसिस, ये सारी चीज़ें रिपीटेड करनी पड़ेगी क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे ना वही आपको परफेक्ट बनाएगा। क्लासेस एक तरह से ले लिए, एक तरह से ये आपको कोई माइंड से कोई भी टॉपिक स्किप हो रहा है, कुछ पॉइंट स्किप हो रहा है, उसके लिए होती है क्लासेस। लेकिन प्रैक्टिस हम्म, जितना ज़्यादा करोगे ना उतनी ज़्यादा आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कि कहाँ मुझे किस पॉइंट पे क्या चीज़ मैं कर सकती हूँ। और डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करना है सारी चीज़ें। ये नहीं कि बस हाँ मैंने मेरे को जो सिखाया था ये कर लिया, ऐसा नहीं है। डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहना, मैं बोल दूंगा यहाँ पे मैं 105 मीटर का एल लगाना है, 5 मीटर का एल लगाना है, 107 का है, तो ये नहीं कि 107 का लगाना है, खुद भी टेस्ट करना है कि जो 107 का है इस प्लांट के लिए फिजिबल है या उससे कम में लगा सकते हैं, उससे ज़्यादा लगा सकते हैं। प्लांट कोई ऑप्टिमाइजेशन। डॉक्यूमेंट पढ़ा सर इसका, एलए का? एलए वाला कुछ पढ़ा हुआ है, पीडीएफ? हाँ है, ट्रू पावर का है, बहुत सारा है वो तो, उनका डाटा शीट ही, अगर ये डाटा देना, शीट मेरे नहीं को है भेज भेज देता हूँ। देना, ग्रुप में डाल देना। हाँ वो डाल दूंगा उसमें ग्रुप में, तो देख लेना उसके हिसाब से। बाकी मैं जीए लेआउट कवर कर लेता हूँ क्योंकि जीए लेआउट का टॉपिक भी मतलब ज़्यादा लेंथी नहीं है, वो एक बार मैं बता देता हूँ। जीए लेआउट होता है हमारा, ये जीए लेआउट क्या होता है, जनरल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। यानी जीए लेआउट ऑफ स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जनरल अरेंजमेंट। हम किस तरह से टेबल साइज लगा रहे हैं, और हमारा एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में कितना डिस्टेंस रख रहे हैं, वर्टिकली कितना डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस है, ये होता है हमारा जनरल अरेंजमेंट। यानी एक तरह से किस तरह से हम टेबल को अरेंजमेंट कर रहे हैं, इसी को हम जीए लेआउट कहते हैं, जीए लेआउट ऑफ स्ट्रक्चर। क्लियर हुआ? जीए लेआउट क्या होता है? अरेंजमेंट बेसिकली हम पैनल का अरेंजमेंट शो करते हैं कि हमारा पैनल एक कॉलम दूसरे पैनल एक कॉलम से कितना दूर है। ये जैसे कि है एक कॉलम अपना सेंटर ये रहा, दूसरा सेंटर ये रहा, तो 2800 से दूर है, 2800 ये दूर है, 2800 पे हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कॉर्नर से हमारा दो दो सेम का हमारा गैप है मॉड्यूल से। तो ये हो गया हमारा जीए लेआउट। ये होता है हमारा साइड, ये होता है हमारा फ्रंट व्यू, ये होता है हमारा टॉप व्यू, होता है हमारा साइड व्यू। साइड से अगर हम स्ट्रक्चर को जस्ट सपोज करते हैं कि हमारा साइड से कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, तो इस साइड से हम खड़े होकर देख रहे हैं तो साइड से हमारा ऐसा दिखेगा। अगर हम सैटेलाइट व्यू से चेक करेंगे तो हमारा सैटेलाइट व्यू से हमारा स्ट्रक्चर जो है ऐसे दिखेगा। ये होता है हमारा टॉप व्यू, ये होता है हमारा साइड व्यू। यही हम दिखाते हैं जीए लेआउट में। अब हमारा जो इसमें स्टैंडर्ड सेक्शन साइज होता है, एक तो होता है हमारा सी चैनल, एक होता है सी चैनल। क्या होता है सी चैनल? हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। सी चैनल क्या परलिंक के कह रहे हैं? पर्लिन, राफ्टर, सी कॉलम, वाली ये सारे जानते हमारे सी चैनल होते हैं ना। हैं, सी होते हैं, मतलब वही दो लेग होते हैं इसके, एक बीच में वो होते हैं। लॉग नहीं होते भाई, इस टाइप का दिखते हैं वो सी चैनल। ये होता है सी चैनल यानी लेग सेक्शन। कहते हैं, क्या बोलते हैं उन्हें? ये होता है हमारा सी चैनल। सी चैनल यानी थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होगी तभी समझ पाओगे, अदरवाइज फिर दिमाग से ऊपर से जाएगा। मैंने देखी हुई है वैसे जाके, साइड पे। एक साइड से नहीं ना होगा, एक साइड से कर लोगे तो आज क्लास लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती।
नहीं नहीं, ये डिसाइड कैसे करते हैं, क्या करते हैं, ये पूछ रहा हूँ। ये होता है आपका सी चैनल, दिख रहा है ये, हम्म। इस टाइप का जो होता है आपका कॉलम रहेगा वो सी चैनल रहेगा। हॉट डिप गैल्वनाइज जो होता है, हॉट डिप गैल्वनाइज और एमएस में क्या फ़र्क है? एमएस होता है आपका मिल्ड स्टील, यानी जिसपे हमारा को पेंट वेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। पेंट क्यों करते हैं हम? हमारे घर में जो गेट वो लगा ये है, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, ऑक्सीडेशन। जो हमारे घर में गेट लगा है, नॉर्मल से जो हमारे घर के शटर हैं या जो भी चीज़ है, हम उसको पेंट क्यों करते हैं? पेंट हम इसलिए करते हैं ना ताकि हमारी रस्टिंग की प्रॉब्लम ना रहे, उसकी लाइफ बढ़ जाए। यही तो मतलब होता है कि जितना पेंट करेंगे उसको बार बार दिवाली पे दशहरे पे हम क्यों उसको पेंट मारते हैं, उसकी लाइफ बढ़ी रहे, वो जंग वंग से ख़त्म ना हो जाए, लोहा गल ना जाए। एक तरह से मतलब यही हुआ ना, बारिश आता है सारी चीज़ें होती हैं। तो ये होता है हमारा एमएस का स्ट्रक्चर। एमएस आपका मिल्ड स्टील, यानी जो नॉर्मल लोहे होता है, लोहे को हम क्या कहते हैं, एक उसके ऊपर लेयर चढ़ा देते हैं जिंक ऑक्साइड की। जिंक ऑक्साइड क्या होता है? एक तरह से एंटी रस्टिंग प्रोटेक्टिंग लेयर होता है, यानी एंटी रस्टिंग, यानी इसी जो जंग को लगने से लोहे को बचाता है। इसी को समझ रहे जीआई हैं बोलते हैं ना, आप? इसी को हॉट हॉट डिप डिप, में जी डालने भाई, के बाद। हॉट डिप जीआई कहते हैं। जीआई नहीं होता, हॉट डिप होता है। हॉट डिप मतलब एक जैसे तेल होता है ना, तेल को खौलता हुआ तेल होता है, उसको डालते हैं तो क्या होता है, वो पक जाता है, यानी उसके ऊपर तेल की लेयर चढ़ जाती है। उसी तरह हमारा हॉट डिप होता है। हॉट डिप क्या होता है? एक तरह से हमारा सॉल्यूशन होता है, हम उसमें गर्म होता है भट्टी टाइप का, जितने हमारे ये होते हैं फर्मास फर्नेस होते हैं, उसमें हम भट्टी टाइप का होता है, उसमें हम क्या करते हैं, लोहे को डुबा देते हैं। उस लोहे की जैसे डुबाते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, लोहा गर्म होने मतलब सॉल्यूशन गर्म होने की वजह से लोहे के ऊपर एक लेयर सी क्रिएट हो जाती है। उसको हम जिंक ऑक्साइड की लेयर होती है वो। जिंक ऑक्साइड मतलब जो कि एंटी रस्टिंग प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, यानी जो रस्ट लगने से बचाती है। ठीक है, ये आपका हॉट डिप होता है। हॉट डिप कुछ आपका सिल्वर टाइप का दिखता है, जो भी आपका हॉट डिप का मटेरियल रहेगा ना, जो आपका सिल्वर का कलर आता है ना, उस टाइप का आपका चमकता हुआ दिखेगा, सेम ऐसे ही। ये आपके सारे हॉट डिप स्ट्रक्चर है। ये होता है आपका सी चैनल। सी चैनल इन द सेंस कि आपका जो कॉलम आएगा ना, जितने भी आपके कॉलम रहेंगे वो आपके ज़्यादातर सी चैनल ही रहते हैं। कॉलम आपका सी चैनल रहेगा, पर्लिन आपका सी चैनल रह सकता है। कॉलम और राफ्टर ये आपका सी चैनल रहेगा 99% केस में। अगर हम हॉट डिप के साथ जा रहे हैं, यानी एच डी जी आई स्ट्रक्चर जा रहे हैं, तो उसमें आपका क्या होता है, 99% आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिसमें हमारा मोस्टली सी चैनल यूज होता है, जिसमें राफ्टर में और जैसे कि मेरा क्या है, एक तो ये मेरा कॉलम हो गया, ये मेरा क्या है, 90 50 15 2। इसका मतलब समझ रहे हो क्या है 90 50 15 2? ये सेक्शन साइज है, ये स्टैंडर्ड सेक्शन साइज आती है। ये आपका 90 मीटर हो गया, 90 का 90, ठीक है। ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 15, ये भी आपका कितना हो गया 50, ये हो गया आपका 15। अब इसके मैं एक बार बताता हूँ क्या क्या नंबर लेंथ है। ये हो गया आपका 90, ये हो गया आपका 50, 51 यार 50, ये हो गया आपका 50, और ये आगे वाला जो इसका लिप है ना, इसे इसको कहते हैं 15। तो 90 50 15 2 का मतलब समझे क्या है, 90 50 15 2 ये सेक्शन साइज है, यानी किस सेक्शन का हमें अपने को सी चैनल चाहिए। सी चैनल कहाँ गया अपना, ये रहा। ये आपका हो गया सी चैनल, समझ आ गया ना, 90 क्या है, 15 क्या है, 50 क्या है, ये होता है हमारा सेक्शन साइज। और जो इसकी थिकनेस होती है ना, थिकनेस को हम 2 mm कहते हैं, यानी 2 mm का थिकनेस चाहिए, 5 mm का थिकनेस चाहिए। लास्ट का जो ड्रम है ना, ये लास्ट का 2 mm का जो दिखा है, 2, ये आपका थिकनेस होता है। जो इसकी 2 mm थिकनेस है, 4 mm थिकनेस है, 10 mm थिकनेस है, वो थिकनेस होती है। तो 90 आपका ये हो गया बैंड साइड, 50 आपका ये ऊपर का हो गया, ऊपर जो बैंड है, 15 mm जो इसका लिप है, अंदर की साइड में जो बैंड है 15 mm, और 2 mm हो गया इसका थिकनेस। ऐसे अलग अलग सेक्शन के साइज के आते हैं। 70 40 का आता है, 70 40 15 2 का आता है, 50 40 का आता है, 70 40 का आता है, और 90 50 में आता है, 110 50 में आता है, 100 50 में आता है। ये अलग अलग मार्केट के साइज है। अब आप अपना अलग से कोई डिजाइन बनाओगे, वो मार्केट में मिले ना मिले कोई इसकी गारंटी नहीं है।
लेकिन जो मार्केट में साइज चल रहा है, आप जब 10-15 स्ट्रक्चर के डिजाइन बनाओगे ना, तो आपको माइंड में सारी चीजें याद हो जाएंगी कि मुझे किस सेक्शन साइज के साथ जाना है। मोस्टली जो यूज होती है, आप 4-5 सेक्शन साइज बता रहा हूँ, वो लिख लो। 70-40-15-2, 80-40-15-2, 90-50-15-2, 100-50-15-2, 110-50-15-2। 80 से 70 से लेके 110 तक का होता है। यानी ये जो आपका है, ये 90 जो है ना, ये आपका 70 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। 70-80 के साथ हमारा 40 का होता है। 90 के साथ ये जो हमारा ऊपर वाला होता है, 50 के साथ 50 आ जाता है। और 100 के साथ भी 50 रहता है, और 110 के साथ भी 50 रहता है। हम जो कॉलम में यूज करते हैं 70 से लेके 110 तक का, हम ये जो हमारी ये वाली जो लेंथ है ना, ये इसको हम क्या कहते हैं, शायद विड्थ या बैंडिंग कुछ ऐसी कहते हैं। ये होता है फ्लैंज। रिकॉर्डिंग कर लेना सर इसकी। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है। ये होता है फ्लैंज। ऊपर का जो साइड होता है, ये होता है फ्लैंज। ये होता है विड्थ, ये होता है इसका लिप। और जिसकी जो थिकनेस होती है वो अलग, इसकी जो थिकनेस होती है वो 2 अलग होती है। ऊपर वाले पार्ट को हम ये जो सर वाला पार्ट, दोबारा बोलना एक बार, थोड़ा आपके वॉइस ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलिएगा एक बार। ये जो साइज बता दें, नाम नेमिंग। 70-40-15-2 पहले साइज लिख लो। 70-40-15-2, 80-40-15-2, 80 के साथ 40, 70 के साथ भी 40। उसके बाद 90 में आते हैं, 90 वाले आते हैं जो इसका लेंथ है। अगर 90 के साथ जाते हैं तो उसके साथ हमारा जो फ्लैंज वाला जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, हम फ्लैंज कहते हैं। फ्लैंज का जो लेंथ हो जाती है वो आपकी हो जाती है 50। 90-50-15-2, फिर इसके बाद 100-50-15-2, फिर 110-50-15-2। 110 और 120 मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका इसका एक्सरसाइज बढ़ेगा, उतना ही आपका पर मीटर आपका स्ट्रक्चर का वेट बढ़ जाएगा। सर समझ एक रहे मिनट हो? में पेन लेके आता हूँ। 90 वाले को क्या बोलते हैं सर? ये 50 वाले को तो फ्रेंच बोलते हैं, 90 वाली साइड को। मैं अभी दिखाई देता हूँ ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा, मैं एक बार बता देता हूँ कंफर्म। ये हो गया ना डेप्थ। डेप्थ कहते हैं उसे, वेब। वेब का नाम है उसका। फ्लैंजेस होता है आपका 50 वाला, जो मैंने ऊपर वाला दिखाया था। और लिप होता है अपना वो स्टिफनर, और 2 उसकी थिकनेस होती है। डेप्थ कहते हैं उसे, डेप्थ लिख लेना, डेप्थ एक तरह से याद रहेगा। ये आपका हो गया डेप्थ। 90 वाला हो गया आपका डेप्थ। 50 वाला हो गया आपका फ्लैंज। ये हो गया आपका लिप, जो अंदर की साइड में जो 15 मुड़ा हुआ है ना, ये इसकी जो 15 है, ये होता है आपका लिप। और थिकनेस होता है आपका 2 जो भी है। 2 3 आपका थिकनेस अलग अलग साइज में आता है। वो सर बताना जो साइज बता रहे थे आप, एक बार मैं पेन लेने गया हूँ। अरे यार, एक ही चीज को कहते हैं और बुलवाओगे। संजय तुमने लिखा है, बताना जरा। मतलब ये बता रहे थे आप स्टैंडर्ड होते हैं ना साइज। हाँ हाँ, कंचन ने नोट किया ना अभी। ये खाली इसके लिए होगा ना फिर। मतलब ये किस कौन सा वाला बता रहे थे, परलेन 70 के लिए बता रहे थे ना आप ये? कॉलम परलिन सी चैनल का सेक्शन साइज बता रहा हूँ भाई। ये जरूरी नहीं कि अपने को कॉलम में लगाना है। कॉलम वाला तीनों के लिए बता रहे हो ये सेक्शन से? सेक्शन साइज, सी चैनल में जो सेक्शन साइज आता है, अगर सी चैनल का अगर मटेरियल आप यूज कर रहे हो, यानी सी टाइप का आप हाँ स्ट्रक्चर हाँ। लगा रहे हो, उसका साइज बता रहा हूँ। मार्केट में जो साइज मिलता है, ये सी चैनल जो आप लगा रहे हो उसका साइज है। जरूरी नहीं कि आपका कॉलम है, परलिन में भी यूज हो जाएगा या आपका राफ्टर में भी यूज होगा, पर क्लैंप साइज में भी तो हो जाएगा, सी कर लिया, क्लैंप भी आती है ना, सी क्लैंप। जो भी है सब में यूज हो जाएगा। सी चैनल का मैंने सेक्शन साइज बता दिया। क्या है सेक्शन साइज मार्केट में जो आती है? पहला होता है 70-40-15-2, मतलब हम जो यूज करते हैं। आपकी जो आती है 60 से भी आती है, 60-35 की आती है, 50 की भी आती है, 50-40 में भी आती है। ये मतलब आपकी लोअर साइड चल जाती है, आप सोलर स्ट्रक्चर के लिए यूज नहीं करते। सोलर के फिर जो हम यूज सोलर स्ट्रक्चर में जो यूज करते हैं, हम 70 से स्टार्ट करते हैं। 70-40-15-2, 80 80-40-15-2। 40, हाँ, 100 50, 90-50, 100-50 और फिर 110-50। 110 हाँ, और 150 भी बोल रहे सर आपने। 150 नहीं, 120। 150 तो पहुंचे ही नहीं मैं, 120 लास्ट है। 120, सॉरी हाँ 120, 15 उसका वो 150 हो गया ना। 15 दो, हाँ, 150 15। ये सी चैनल का आपका सेक्शन साइज है। यही ठीक है आपका सर। सेक्शन साइज में स्ट्रक्चर डिजाइन होता है।
आप इसको 90-50 का ले लो। राफ्टर भी मैंने 90-50 का ले रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। पर्लिन भी आपके 90-50 का ले रखा है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर पास होगा वही तो लगाओगे ना। एक स्टैट सॉफ्टवेयर आता है जो कि एनालिसिस करता है कि अगर विंड स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर, यानी जो इंडिया की जो मैक्सिमम विंड स्पीड है 180 किलोमीटर पर आवर की है, यानी 180 किलोमीटर पर आवर पे अपने को सोलर स्ट्रक्चर को टेस्ट करके देखना है। अगर इतनी तेज आंधी आती है, यानी इतनी तेज हवा चलती है, तो हमारा सोलर स्ट्रक्चर हवा में साथ आएगा। यहाँ पर बच्चा पीवीसी से सारी चीज सीखता है ना। स्टैट प्रो भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि सिविल लाइन का सॉफ्टवेयर है, यानी सिविल वाले बंदे यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले का कोई यूज नहीं है। सिविल लाइन का सॉफ्टवेयर है। इसमें जितने भी हमारे मल्टी स्टोरी की बिल्डिंग होती है ना, एक के ऊपर एक नोएडा में जितनी बिल्डिंगें बनी है, सब स्टैट प्रो अप्रूव होती है, क्योंकि बिना स्टैट के कोई सॉफ्टवेयर है। सिविल वाले बंदे इसको यूज करते हैं। सोलर सोलर स्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी जितने भी सिविल का काम है वो हम सोलर का जितना सिविल का काम है वो सारा हम स्टैट प्रो में रन करते हैं। यानी सिविल का सॉफ्टवेयर ही स्टैट प्रो है, तो स्टैट प्रो में ऑब्वियसली बातें रन करेंगे। सोलर के लिए तो कोई और सा स्ट्रक्चर आएगा नहीं ना। इसलिए स्ट्रक्चर एनालिसिस करना हो, ट्रांसफार्मर जो बना रखते हैं ना हम प्लांट के अंदर, बड़े बड़े प्लांट में ट्रांसफार्मर जो रखते हैं, उसके नीचे की जो फाउंडेशन बनाते हैं हम, 4 कॉलम खड़ा करके उसके ऊपर हम बेस तैयार करते हैं, वो भी हमारे स्टैट प्रो में रन होता है। तो जितने भी हमारे सिविल का काम है, इलेक्ट्रिकल का नहीं, सिविल का जितना भी काम है, सीमेंट बालू स्ट्रक्चर, ये सारा का काम क्या होता है, स्टैट प्रो में हम उसको कैलकुलेट करके रन करके फिर जाके हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो स्टैट प्रो एक सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली सेक्शन साइज होता है, जो सेक्शन साइज पास होता है उसके साथ हम इसको रन करवाते हैं। हम पहले टेस्ट करते हैं कि हमारा अगर 70 का पास हो जा रहा है कॉलम, यानी 180 किलोमीटर की स्पीड में अगर हमारा 70-40 का कॉलम पास हो रहा था, हम 90-40 का कॉलम, 90-50 का कॉलम क्यों देंगे? क्योंकि हमारा 70-40 का कॉलम लोगे उसका वजन कम होगा, या 90-40 का कॉलम लोगे उसका वजन कम होगा? 70-40। क्योंकि उसका सेक्शन साइज कम है ना। हम्म। सेक्शन साइज कम है तो ऑब्वियस सी बात है उसका वजन भी कम रहेगा, वेट भी कम होगा। तो अगर हमारा 70-40 में स्ट्रक्चर पास है तो हम 90-40 की यूज नहीं करेंगे, यानी आपका कॉस्ट में फर्क आ जाएगा। कॉस्ट इन द सेंस, जो आपका स्ट्रक्चर में आप 3 लाख रुपए में काम हो सकता था, आपने उसको जो काम करवाया 90-40 के देके, वो जस्ट मान लो 1 लाख और बढ़ गया, 4 लाख में आपका स्ट्रक्चर आया। वो आपका स्ट्रक्चर 3 लाख में पास था स्टार्ट करवा के, तो 1 लाख रुपए आपके अननेसेसरी अनवांटेड गए। अगर चाहती कंपनी तो पैसा बचा सकती थी, क्योंकि आपका एक 70-40 का सेक्शन पास है तो आप 70-40 के साथ जाओगे, इसलिए हम स्टार्ट रन करते हैं। एक तो कॉस्ट अच्छी है, मतलब कट टू कस्ट कॉस्ट लगे, मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगे, एक्स्ट्रा वेट ना लगे, क्योंकि वजन आपका जितना बढ़ेगा उतना ही आपका पर केजी के हिसाब से आपका लोहा बढ़ रहा है। क्योंकि अभी जो लोहा का भाव चल रहा है वो आपका हॉट डिप का 104 रुपये 98 रुपये केजी चल रहा है। अगर एक आपका 500 कुंटल भी 500 केजी भी बढ़ता है तो आपका लगभग मोटा मोटी फर्क लेके चलो कि अगर आपका 90-40 का सेक्शन लगाया आपने 90-40 के हिसाब से आपका 500 केजी वेट बढ़ गया, 500 किलो आपका लोहा फालतू लगा, तो आपका अगर 104 के हिसाब से करोगे तो आपका 50,000 रुपये फालतू लगा एक तरह से। 50,000 रुपये आपका कॉस्ट में फालतू गया पैसा। तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी करना होता है, तो इसलिए हम ये सारी चीज़ें बनाते हैं। ये होता है हमारा, क्या होता है, ये होता है हमारा कॉलम। मैं आप बेसिक समझा रहा हूँ, बेसिक समझो। ये होता है हमारा कॉलम। कॉलम किससे कनेक्ट होता है? हमारे फाउंडेशन से। फाउंडेशन जो हमारी सीमेंट की ब्लॉक होती है ना, मैं एक बार फोटो भी लेके चल दिखा देता हूँ। 5x2 सोलर स्ट्रक्चर। ये दिख रहा है, ये देखो फोटो, ये फोटो, ये क्या है, आपकी फाउंडेशन है नीचे। जो फाउंडेशन बनती है इसको हम फाउंडेशन कहते हैं, यानी जिस फाउंडेशन क्या होता है, बेस होता है जिसपे हमारी बिल्डिंग खड़ी होती है। यानी हम छत घर भी बनाते हैं तो क्या करते हैं, नीचे हम नींव निकालते हैं। नींव निकालने का सेंस इन द फाउंडेशन बना रहे हैं। तो यही सोलर स्ट्रक्चर का फाउंडेशन है, यानी ये एक तरह से सोलर स्ट्रक्चर इसी के ऊपर टिका हुआ है। तो ये जो सीमेंट का ब्लॉक है ना, इसको ब्लॉक सीमेंट वाला, इसको हम फाउंडेशन कहते हैं। तो ये फाउंडेशन हमारा जो 300 बाय 300 का होता है, 99%।
अगर हम रूफटॉप या कोई भी रूफटॉप का प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें 99% आपका 300 बाई 300 यानी 300 उसकी हाइट होगी, 300 उसकी विड्थ होगी, 300 उसकी डेप्थ होगी। 300 बाई 300 बाई 300, समझ गए ना? 300 बाई 300 बाई 300 क्या मतलब है? 300 उसकी चौड़ाई, 300 उसकी लंबाई और 300 उसकी लेंथ, थिकनेस जो भी है उसका। 300 बाई 300 का आपका फाउंडेशन होता है। तो आपने जो फाउंडेशन बनाई है, फाउंडेशन हो गया आपका। ये तो मेरा ग्राउंड माउंटेड था, तो इसलिए मैंने इसको 1 मीटर डेप्थ तक लेके गया हूँ। ग्राउंड माउंटेड प्रोजेक्ट है मेरा ये, तो इसको मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने इसको गड्ढा किया 1 मीटर जमीन के नीचे तक। अदरवाइज आपका ये रूफ का प्रोजेक्ट रहेगा ना, तो रूफ का प्रोजेक्ट में आपका ये बस आपका रूफ एरिया है, जो आपका छत है। छत के ऊपर से आपका इसने यहाँ पे क्या किया, फास्टनर किया, एंकर फास्टनर किया, यानी एक बेस प्लेट है आपका, बेस प्लेट लगाया आपने, और बेस प्लेट लगा के आपने एंकर फास्टनिंग किया। यहाँ पे 4 होल किए, 4 होल करके एंकर फास्टनिंग डाल के, केमिकल डाल के आपने स्ट्रक्चर को टाइट कर दिया। यानी यहाँ पे फास्टनर किए हो ना, जैसे हम ड्रिल करते हैं पहले दीवार में, अगर कुछ टांगना हो, कील वील ठोकनी हो, तो क्या करते हैं, पहले ड्रिल करके स्क्रू फिट टाइट करते हैं। शशिकांत, क्या नाम है, कंचन, समझ आ रहा है ना क्या कह रहा हाँ हूँ मैं? जी सर, हाँ जी। पहले ड्रिल करते हैं, फिर उसमें अंदर हम वो डालते हैं, क्या कहते हैं, प्लास्टिक की जो आती है फास्टनर, वो डाल के फिर उसके ऊपर हम इसको टाइट करते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पे यूज होता है। हम्म। हमने रूफ है, ये हमारा छत है, छत को हमने क्या किया, पहले ऊपर की जो वाटर प्रूफिंग की लेयर होती है ना, उसको हटा दिया हमने। वाटर प्रूफिंग की लेयर को, उसकी जो होती है थिकनेस ज़्यादा ज़्यादा 50 mm 100 mm ज़्यादा थिकनेस होगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50 से 100 के बीच में। वाटर प्रूफिंग की लेयर हटाए हम, उसका लेंटर वाला छत आ गया ना, उसकी स्लैब आ गई, आरसीसी की स्लैब आ गई, जो उसका लेंटर का एरिया होता है, जो वो वाला स्लैब आ गया, वो वाला लेयर आ गया। उसके ऊपर हमने क्या किया, ड्रिल किया, यानी ड्रिल करके गड्ढा चार किया, मतलब होल ड्रिल डाल दिए करके ना गड्ढा कर, इस प्लेट पे। हाँ, फिर हमने उसमें फास्टनर डाला, फास्टनर डाला। फास्टनर यानी वो प्लास्टिक प्लास्टिक का नहीं होता, वो एमएस का होता है, यानी जीआई जीआई का होता है, जीआई का फास्टनर होता है वो। फास्टर वही हो गया ना, वो नट हमने डाला, नट फिर नट नहीं, सॉरी, नट बोल्ट 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 एक तरह से बोल्ट। मान लो, हाँ हाँ वही हो गया। उसके ऊपर हमने बेस प्लेट में जो होती है हमारी, बेस प्लेट में 4 होल होते हैं, चारों होल में अपने फास्टनर डाल के, 4 ड्रिल करके फास्टनर डाल के बेस प्लेट को हमने टाइट कर लिया। बेस प्लेट क्या होती है, हमारे कॉलम से वेल्ड होती है, यानी वेल्डिंग होती है, कॉलम से और बेस प्लेट क्या होता है, आपस में वेल्डिंग होते हैं। हमने वेल्डिंग, हमारा कॉलम में वेल्ड हो गया एक दूसरे से, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉलम खड़ा हो गया। कॉलम खड़ा होने के बाद क्या होता है, ये होता है कॉलम, कॉलम से जो कनेक्ट होता है नट बोल्ट के साथ, वो होता है हमारा राफ्टर, हम उसको राफ्टर कहते हैं। ये हमारा होल होता है राफ्टर में, जिससे हम कनेक्ट करते हैं। हमने यहाँ पे राफ्टर, इसको हम कहते हैं राफ्टर, देखो ये राफ्टर लिखा है ना यहाँ, ये होता है हमारा कॉलम, ये हमारा कॉलम है, ये देखो ये लिखा है, साइज मैंने लिख दिया। अब कॉलम के बाद जो कनेक्ट होता है कॉलम से, वो होता है हमारा राफ्टर। ये राफ्टर का मैंने साइज डाल दिया कि इस साइज का हमने राफ्टर लिया है। अब राफ्टर के ऊपर क्या लगती है, हमारी पर्लिन लगती है। ये साइड व्यू है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। सपोज करो, इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ थोड़ी, अपने साइड में अगर हम खड़ा होकर चेक करते हैं तो हमारा प्लांट कैसा दिखेगा, ऐसे दिखेगा। तो ऊपर में तो दिखेगा। अगर आप इस आइसोमेट्रिक साइड से, व्यू में दिखेगा फिर वो ना, ये आपका आइसोमेट्रिक व्यू है, अगर साइड से खड़े होकर देखोगे ना इस साइड से, तो आपका प्लांट साइड ऐसे में। दिखेगा, ये हाँ। आपका। हम्म। हाँ, ये देखना रूफ वाला सर तो कोई दिखा दो। ये ऐसे दिखेगा साइड व्यू में, आपका कॉलम दिख गया, राफ्टर दिख गया, राफ्टर के ऊपर क्या आपकी पर्लिन दिख रही है, इस पे ऐसे क्लिक पर्लिन करना, वो आपकी जा दिखाई रही नहीं है। दे रहा, छोटा छोटा दिखाई दे रहा किस पे क्लिक करूँ? है। वो जो दिखा रहे थे यहाँ तो ऊपर। सारे छोटे हैं। इसे फोटो पे क्लिक कर दो सर, ये वाला साइड से ना समझ आ जाएगा। दिख गया, ये साइड व्यू है, प्रॉपर साइड व्यू है। इससे पर्लिन नहीं लगा, लेकिन अभी पर्लिन लगना बाकी है। ये ले लो, ये है ना आपका साइड में परफेक्ट। तभी दे रहा है। दिख गया ये दिख रहा है राफ्टर ना, के इसमें क्लियर क्लियर हो राफ्टर जाएगा। के ऊपर लेना आएगा ना। ये देखो बेस प्लेट है, ये ड्रिल मशीन है, ड्रिल मशीन ने पहले जमीन में गड्ढा किया, दिख रहा है, ये मट्टी वट्टी निकली पड़ी है। इसके ऊपर बेस फेस टाइट हुआ, बेस अच्छा, प्लेट हमारा वेल्डेड फाउंडेशन नहीं है। बनाई है ना, फाउंडेशन बना रखी है इसमें। और ये फाउंडेशन बननी बाकी है यार, कहाँ बनी पड़ी दिख फाउंडेशन नहीं नहीं रही। बनाई। कंक्रीट की होती है ना, हमारे नहीं बनी। उसको फर्मा डालना होता है, 300 बाई 300 का एक फर्मा आता है, उसको ऊपर डाल के खाली मसाला डालना होता है, सीमेंट, रोडी, ये अच्छा, एग्रीगेटर यानी पहले रोडी और लगती है ये बालू। फाउंडेशन, बाद में बनेगी इससे है ना। पहले ये सारा चीज़ें खड़ा हो जाएगा, उसके बाद इसके चारों तरफ से एक फर्मा आता है। फर्मा यानी एक तरह से बॉक्स आएगा, उसको 300 बाई 300 का बॉक्स, वो उसको चारों तरफ रख के उसके अंदर सीमेंट और इसका कंक्रीट। मसाला भर देंगे, और उसके बाद वो 3-4 दिन में सूख जाएगा। हाँ, कंक्रीट होता है, M20 M50 का अलग अलग सेक्शन का।
उसमें भर देंगे। और ये आपका साइड व्यू समझो, ये आपका क्या है, कॉलम क्या है ये ये कॉलम है, फ्रंट कॉलम है, ये कौन सा है, फ्रंट लेग और बैक बैक कॉलम लेग। है। फ्रंट लेग बैक लेग, लास्ट लेग या फ्रंट लेग जो भी कहना क्या लेना, फ्रंट कॉलम है बैक कॉलम है। कॉलम किससे कनेक्टेड है आपका, ये क्या है, ये वाला पार्ट, राफ्टर। ये है आपका राफ्टर, ठीक है। अब राफ्टर के ऊपर क्या है, ये आपका, ये है आपका पर्लिन। अब पर्लिन के ऊपर क्या आता है आपका, पैनल। पर्लिन के ऊपर आपका पैनल माउंट होता है, ठीक है। ये स्टेप पता चल गया। बेस प्लेट से क्लैंप आपका वगैरह कॉलम, पर्लिन कॉलम को से सपोर्ट करने के लिए वो लगाते हैं ना, एल्कलेट या कुछ लगाते हैं ना। एल क्लेट लगाते हैं। आप एल एंगल फंसाओगे तो उसको, एल एंगल ऐसे शेप में फंसेगा तो पीछे से उसको सपोर्ट चाहिए ना। सपोर्ट के लिए, हाँ। हाँ, सपोर्ट के लिए वो वीडियो देख, भेज दूंगा लिंक, अच्छा, उस वीडियो को इसके ऊपर देखना, फिर स्ट्रक्चर क्लैंप पे बताया मैंने। लगाते हैं ना मॉड्यूल, उसके मॉड्यूल के लिए। मॉड्यूल के लिए मॉड्यूल डायरेक्ट नहीं लगाएंगे ना, इसके ऊपर क्लैंप लगाएंगे शायद। पर्लिन अगर आपका सी चैनल का लोगे ना, तो हाँ, उसके ऊपर सी, आपके ऊपर होल आता है, उसको आपको एक नट यू डालना है वाली। पैनल के नीचे डाल के नट। भाई यू नहीं आता, वो सिंपल एसएस का नट आता है, एसएस 304 का जो चमकता हुआ नट बोल्ट होते हैं यार, नहीं नहीं, मैं कह रहा ये वाले नट हूँ जो आते हैं। सी पर्लिन आप कह रहे हो, इसके ऊपर डायरेक्ट मॉड्यूल लगा सकते हैं ना, कि कुछ हाँ हाँ, उसके ऊपर डायरेक्ट क्लैंप पैनल लैम्प लग गया, ये लगाने रहा ना। पड़ेंगे। हाँ, सी चैनल पर्लिन, चैनल पर्लिन, ये देखो ना, ये होता है आपका, ये होल है ना, ये होल ऐसा बन के आता है होल, ये सारा स्ट्रक्चर है आपका। वो जब फैक्ट्री से माल निकलता है ना, तो ऐसा होल होते हुए निकल के आता है। ये तो स्टड चैनल है, ऐसे ही आपके उसके ऊपर भी रहेगा, ये दिख रहा है ये होल। कंपनी में यही काम होता है, फैब्रिकेशन का काम। मतलब क्या होता है, जहाँ कहाँ कितने कितने डिस्टेंस पे अपने को होल देना है, कितना मीटर पे अपने को ज्वाइंट देना है, ये हमारा फैब्रिकेशन का काम होता है। तो ये होल पहले से आता है, उतने उतने डिस्टेंस पे कंपनी से ही निकल के आता है, फैक्ट्री से निकल के आता है। जब हम जो स्ट्रक्चर बनाता है, वो उतने उतने डिस्टेंस पे होल करके देता है कि जहाँ जहाँ पे अपने को पैनल लगाने हैं, उतने उतने डिस्टेंस पे अपने को पैनल रखना है। नट बोल्ट आता है अपना एस एस 304 का, ये आपका ग्रेड है एस एस 304 नट बोल्ट। ये होता है आपका नट बोल्ट। ये आपके पर्लिन का जो होल होता है ना, एक वीडियो देख लो, उससे समझ आ जाएगा। वीडियो प्ले कर देते हैं, क्या दिक्कत है। यूट्यूब पे सर्च करा करो R&D, क्योंकि जब जरूरी नहीं है कि आपको साइट पे जाके सारी चीज़ें, आप वीडियो देखोगे तो भी सारी चीज़ें क्लियरिटी हो जाती है माइंड में कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, कैसे प्लांट को हम एज्यूम कर रहे हैं। क्या नाम था अपना, सोलर स्ट्रक्चर STR ये होगा स्ट्रक्चर सस्टेनेबल। इंस्टॉलेशन। अरे तो इसके सर साइज कैसे डिसाइड होगी, मेन चीज तो वो है। ये तो ठीक है। अरे वो स्टैट से बताया तो सही, स्टैट से हमें फाइनल करना होता है ना सारी स्टैट। स्टैंड बताओगे? स्टैट सिविल का पार्ट है अलग भाई, से समझ नहीं आएगा, वो अपना काम नहीं है। स्टैट के बाद फैब्रिकेशन ड्राइंग है, मानने को ये आपका देखो, ये देखो थोड़ा समझ आ जाएगा। स्वागत है आप सभी का इलेक्सॉल के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपसे स्ट्रक्चर इंस्टॉलेशन के बारे में बात करेंगे। ये ये बोल 4 देते ना पैनल कि स्ट्रक्चर की स्टैंडर्ड टेबल है, साइज बताओ ये इसके कैसे बेसिक कैसे पार्ट्स हैं। हैं। ये इसमें 2 जैसे लेग हो गए, टॉप में नहीं होता 2 कुछ, ये राफ्टर्स हैं, 2 पर्लिन वो है, होता है इसका डिफॉल्ट होता है साइज, ये नट इतनी बोल्ट्स टेबल के लिए ये ले लो, और बिल्डिंग फिक्स को करने के के लिए लिए इसमें 2 ब्रेसिंग्स भी हैं। ये वन साइड हम में लेंगे। ये देखो लेग मैं के ऊपर वीडियो में राफ्टर लिंक को शेयर फिट कर दूंगा। करेंगे। ये देखो, ये क्या है, राफ्टर अपना टाइट हो रहा ये है इसमें हमें 2 स्लॉटेड होल्स होल कर लगाने रखे हैं इसने, इसमें पर्लिन में, हैं। पर्लिन है राफ्टर में स्लॉटेड होल करेंगे ना। और ये राफ्टर इस तरह से लेग के ऊपर टाइट हो जाएगा। जब ये पूरी तरह से टाइट हो जाएगा तो अपने डिफाइंड एंगल पे सेट हो जाएगा तो पर्लिन है राफ्टर, राफ्टर तो जो है। इस कंडीशन में 24 डिग्री एंगल है, जो पैनल का एंगल रहेगा वो 24 डिग्री रहेगा। तो राफ्टर अपने आप ही 24 डिग्री पे लेकिन सेट हो ये जाएगा। राफ्ट ये वैसे लग रही है ना, मतलब वो तो वैसी होती है, वो ये हॉलो और इसी तरह इस से हम तरीके से दूसरे ना, लेग पे भी सॉलिड टाइप। राफ्टर को टाइट कर देंगे। तो पहले ये देख कुछ इस लो, तरह से उसके बाद दिखेगा। अपने
जो भी पॉइंट है डिस्कस करना है, पहले देख लो क्या क्या अब नेक्स्ट स्टेप में हम राफ्टर और लेग के बीच में ब्रेसिंग आवाज आ नहीं रही। किसकी आवाज है? ब्रेसिंग फिट होने के बाद ये कुछ क्यों इस की आवाज तरीके से नहीं आ रही? दिखेगा। ये तो दिख रहा है दूसरे ना। साइड की ब्रेसिंग को भी हम इस तरीके से टाइट कर देंगे और ये कुछ इस तरीके से सेटअप दिखेगा आपको। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको हम ना राफ्टर के ऊपर पर्लिंग को फिट पर्लिंग। करेंगे। ये आपको इस पहले तरीके से हमें नट बोल्ट से पर्लिंग को टाइट करना है राफ्टर के ऊपर। ये होला है, ये होला है, ये होला है, ये होला है। इसी तरीके से हम दूसरी पर्लिंग को भी फिक्स कर लेंगे और ये कुछ इस तरह से टेबल दिखेगी आपको। सारे पार्ट्स को फिट करने के बाद स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब हम इस पे 190 वॉट के 4 पैनल्स या फिर 335 वॉट